हल्की नींद में सो रही छोटी बच्ची ने सिसकियां सुनी और जाग गई, तो उसने जमीन पर पड़े उस दयनीय छोटे जानवर को देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने उस जीव को उठाया, उसे दिलासा दिया और हल्के से सहलाया, साथ ही अपना सिर घुमाकर उस औरत की तरफ देखा जिसने दो कठोर निगाहों से तलवार की हुई छोड़ी थी। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने अपनी गर्दन कंधों में सिकोड़ ली। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बोल नहीं पाए और उसकी जगह एक अजीब सी मुस्कान दे दी। लिन कियाओफू ने उसे घूरा और उस दयनीय दिखने वाले छोटे जानवर को दूर ले गया और उसके लिए बहुत दुखी महसूस किया। वान देनफेंग ने अपने हाथ में पुस्तक पकड़े हुए निराश महिला शिष्या के पास जाकर पूछा, क्या यहाँ क्या हो रहा है? शायद यह वान देनफेंग द्वारा अपनी तलवार के इस्तेमाल का ही नतीजा था जिसने उस महिला का उसके बारे में मन बदल दिया था। उसने आह भरते हुए चिंतित भाव से कहा, इस लड़की ने 3 दिन पहले एक युवा विदेशी जानवर को पकड़ लिया था। उसके अपने माता पिता नहीं हैं और हमसे बहुत छोटी होने के कारण वह शायद अपने लिए एक साथी चाहती थी। समस्या यह है कि इस प्रकार के विदेशी जानवर को बिल्कुल भी वश में नहीं किया जा सकता। यह मानव रक्त पीता है। इस शापित विदेशी जानवर के कारण मुझे 3 रातों से अच्छी नींद नहीं आई है। बोलते बोलते वह जम्हाई लेने लगी। स्पष्टतः वह बहुत थकी हुई थी। वान देनफेंग कुछ उलझन में पड़ गए, झिझके और फिर बोले, क्यों नहीं समझाते? कियाओफू एक समझदार व्यक्ति लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भावनाओं पर बहुत अधिक भरोसा करती है, इसलिए उसे विश्वास है कि वह उस विदेशी राक्षस को वश में कर सकती है। महिला ने सिरदर्द से अपना माथा रगड़ा और हाथ हिलाया। भूल जाओ, तुम्हें समझाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, इसलिए उसे कुछ समय तक अपना काम करने दिया जाए। अगर यह वास्तव में ऐसा हो गया तो हमें उस चीज़ को दूर भगाना होगा। जैसे ही महिला ने ये कहा, उसकी आंखों में एक असहाय लेकिन कृपालु भाव दिखाई दिया और वान देनफेंग ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में यह महसूस हुआ कि यह व्यवहार सही नहीं था। बाघ पालना विपत्ति को आमंत्रित करना है और प्रायः इसका पछतावा बहुत देर से होता है। अगले 3 दिनों तक वान देनफेंग ने सूत्रा लॉफ्ट में अपनी खोजी खबरें ढूंढीं। उन्हें जेड बीट के बारे में कुछ सुराग मिले, लेकिन व्हाइट टाइगर हॉल के बारे में उन्हें कुछ नहीं मिला। इन 3 दिनों में उसने एक और बात नोटिस की कि उस छोटे जानवर को सचमुच वश में नहीं किया जा सकता था और महिला पहले से ही काफ़ी थक चुकी थी। उन्होंने धीरे से एक प्राचीन पुस्तक को वापस उसके स्थान पर रख दिया और अपना दाहिना हाथ अपने दवा के थैले पर रख दिया। उनकी उंगलियां 2 चीनी मिट्टी की बोतलों को खोल रही थीं। फूलों की हल्की सुगंध आपस में मिल रही थी और चुपचाप पूरे सूत्रा लॉफ्ट में फैल रही थी। वुचांग किंग ने उसे चिकित्सा के बारे में जो सिखाया था उसके अनुसार 9वीं श्रेणी की 2 दवाओं को मिलाने से एक बहुत ही शक्तिशाली नींद की दवा बनती है। इसका नाम उपयुक्त रूप से रोजमेरी था। लिन कियाओफू अपने कम स्तर के मार्शल आर्ट कौशल के साथ धीरे धीरे सो गई और शुद्ध सफ़ेद मनमोहक छोटे जानवर ने एक अवसर को भांपते हुए घने तीखे दांतों को दिखाने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले भी कई बार निपटा जा चुका है, लेकिन जानवर की सहज प्रवृत्ति उसे फिर भी प्रेरित कर रही थी और वह बिजली की तरह तेजी से बच्चे की ओर बढ़ रहा था। वान देनफेंग ने बच्चे की गर्दन रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया और अचानक उसे दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसकी गोल्डन बेल शील्ड को काट लिया गया था और खून रिस रहा था। उसके मिश्रित युवान शरीर ने जहर को बाहर निकालने के लिए तेजी से रक्त संचार किया और छोटा जानवर वान देनफेंग का खून पीकर कुछ उन्मत्त हो गया। युवक का दाहिना हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। गरजती तलवार की रोशनी फूट पड़ी, जिससे छोटा जानवर सूत्रा लॉफ्ट से बाहर निकल गया और अगले ही पल उसने जानवर की कमर और पेट पर वार किया। गरज के साथ वज्र का तेज फूट पड़ा। जानवर की पहले से चमकदार आंखें धुंधली पड़ गईं और वह बेजान मांस के लोथवे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वान देनफेंग की अभिव्यक्ति शांत रही क्योंकि उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाल दी थी। महिला शिष्या यह न जानते हुए कि वह कब प्रकट हुई, सूत्र लॉफ्ट के द्वार पर झुकी हुई खड़ी थी, भौहें उठाए उसे देख रही थी और बोली, तुमने कियाओफू को सुलाने के लिए नींद की दवा का इस्तेमाल किया, फिर इस छोटे से बच्चे को मार डाला। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप इसे कैसे समझाएंगे? वान देनफेंग ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, बस इतना कह दो कि उसकी दोस्त को भी अपनी मां की याद आती है। वह अभी भी बच्ची है। अब उसे यह बताना बहुत क्रूर होगा कि जिस दोस्त से वह उम्मीद करती थी, उसने उसे मारने की कोशिश की। जब वह बोल रहा था तब उसके बाएं हाथ पर लगा जहर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। डंक अभी भी मौजूद था, जिससे हल्का कंपन हो रहा था। महिला ने भौहें चढ़ाईं और आह भरते हुए कहा, लेकिन इससे उसे कोई सबक नहीं मिलेगा। वान देनफेंग कुछ सांसों के लिए चुप रहे, सांस छोड़ी और उसकी ओर देखकर हंसे। लिन कियाओफू अभी भी एक बच्चा है। स्नेह पर भरोसा कर पाना एक बच्चे के लिए अच्छी बात है। अगर एक दिन दुनिया ऐसे चरित्र को मुसीबत की जड़ बना दे तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। मैं सोचता हूं कि जो अच्छा है वह अच्छा है। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, इससे ये तथ्य नहीं बदलता।
इन विचारों को मन में रखते हुए वह इतिहास की उन अनगिनत कहानियों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जहां जीतने वाले राजा होते थे और हारने वाले डाकू। उसका मन थोड़ा उलझ गया। फिर उसे मास्टर जियांग और 1000 साल पहले के उन जिद्दी बूढ़ों का ख्याल आया जिनका वर्णन किताबों में है, और उसका मन प्रसन्न हो गया। दुनिया कैसी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग एनफेंग। बैककोट बैककोट बैककोट। मैं कभी भी ज्वार के साथ नहीं बहूंगा। अचानक पीछे से हंसी की आवाजें गूंज उठीं। बच्चा सच बोल रहा है। डॉट 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 डॉट। पर्वत शिखर पर जू किनशुंग सफेद कपड़े पहने जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी। 3 दिनों में, दिन या रात के बिना, उसने उन 131 तलवारों की शोभा देखी। फिर भी अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। युवा लड़की ने अपने मन में विचार किया। तलवार की चालें भयंकर, निर्णायक, विषैली या अलौकिक हो सकती हैं, उनकी विविधता प्रचुर है। लेकिन उनके मूल में क्या था? यह क्या था? उसके कानों के पास 1000 फुट ऊंची चोटी से झरना गरजता हुआ, तेज और प्रचंड, मानो बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ नीचे गिर रहा था। और जैसे ही लड़की की खाली निगाहें उस झरने पर पड़ी, पानी तलवार की रोशनी के एक विशाल विस्तार में बदल गया। इस क्षण, मानो उसे कोई दिव्य दृष्टि मिली हो, वह अचानक उठ खड़ी हुई। जू किनशुंग पर्वत शिखर पर खड़ी होकर 9 स्वर्गों से गिरते झरने को देख रही थी। उसकी आंखें और भी चमकदार होती जा रही थीं। अचानक उसने अपनी तलवार निकाली और उसे गाने के लिए खींचा। उसकी धुन स्पष्ट और धीमी थी, मानो कोई शोकगीत गा रहा हो। तलवारबाज, तलवारबाज, जीवन का परित्याग कर दो और मृत्यु को भूल जाओ, बिना किसी पछतावे के तलवार खींच लो। तलवार थामे आगे बढ़ते हुए उसकी भौहें तन गईं। तलवार की ठंडी रोशनी में लिपटी वह स्वर्ग से झरने के किनारे उतरी। उसकी गति तेज होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे तेज बहते पानी ने उसे घेर लिया हो, और उस पर पिछले 3 दिनों में उसने जो तलवारबाजी देखी थी, वह तलवार की इस कठोर गति में विलीन हो गई और भी तेज हो गई। उसकी चेतना स्पष्ट थी, उसके अंदर लहरें उठ रही थीं। जीवन में निडर, मृत्यु में निडर। झरना तेज और अविरल था, मानो कोई शानदार तलवार की चाल हो। उसके बहाव के साथ लड़की ने एक तीखी चीख निकाली। तलवार की एक चमकदार रोशनी चमक उठी, और फिर वह एक भयंकर आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। युवा लड़की का रंग क्षण भर में पीला पड़ गया। उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों पर चोटें आईं तथा उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर कई आकृतियां बाहर निकलीं, शून्य में खड़ी होकर उस लड़की को देख रही थीं जो अब जमीन पर आधा घुटने टेके बैठी थी, खून खांस रही थी। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल रहे थे। ये फूफैंग अकादमी से कोई है। कितना लापरवाह। उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उसकी हड्डियां टूट गई हैं। भले ही वह अंतिम तकनीक को समझने में विफल रही हो, फिर भी इतनी दूर क्यों जाना है? शून्य में मौजूद आकृतियां या तो नाराज थीं या आहें भर रही थीं, और अंततः नीचे उतरकर उस युवती के जख्मों को भरने के लिए तैयार थीं। लेकिन उसी समय जू किनशुंग ने अचानक अपनी तलवार से तिरछा वार कर दिया। तलवार की रोशनी चुभ रही थी, मानो कोई शक्तिशाली झरना नीचे से गरजकर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। उसकी गति तेज गड़गड़ाहट की तरह थी। अचानक 1000 फुट ऊंची चोटी पर तलवारों की एक साथ आवाजें गूंज उठीं। 300 सालों से वहां रखी सैकड़ों तलवारें, मानो किसी बल से खींची गई हों, चीखती हुई आकाश में उड़ गईं। फिर वे अचानक घूम गईं और जू किनशुंग की ओर बरस पड़ीं, जो जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था। शिखर पर तलवार संत की व्यक्तिगत तलवार हल्की सी चमक रही थी, और फिर भयंकर रूप से गोली चलाए। हवा में टूटती हुई तेज आवाज एक पल के लिए थम गई। सैकड़ों तलवारें तेज रफ्तार से अचानक रुक गईं। उनके ब्लेड जमीन की ओर इशारा करते हुए, हल्के से मडराते हुए, अशांति की लहरें उठा रहे थे। तलवार संत की व्यक्तिगत तलवार जू किनशुंग से सिर्फ 3 इंच आगे थी। ऊपर खड़े लोगों के चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। इस व्यक्तिगत तलवार को धारण करके कोई भी उस मार्ग को समझ सकेगा जिस पर कभी तलवार संत ने कदम रखा था। दृश्यमान 20 वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से एक नया तलवार संत उभरेगा, जो 3 मूर्खों की तलवार लेकर पूरे जियांगू में नाम कमाएगा। इस विचार के साथ जू किनशुंग के चेहरे पर अनायास ही ईर्ष्या भरी निगाहें पड़ गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके काले बाल स्याही की तरह बिखरे हुए थे। उसके अंगूठे ने उसके होठों के कोनों से ताज़ा खून पोंछा और उसे लापरवाही से मल दिया। पहले से पीले होठों पर ताज़ा खून जैसा एक मनमोहक रंग आ गया, जिसने लड़की के रूप को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। उसने अपनी पहुंच के भीतर जियांगू किंवदंती को देखा। उसकी भूरी आंखें चमकीली और गर्वित थीं। जू किनशुंग, कभी भी दूसरों के अधीन मत रहो। PS, आज का दूसरा अपडेट। अभी भी कई उदार पाठक हैं जिनका मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया है। मैं आप सभी को याद करता हूं, और आपके उदार पुरस्कारों के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं और भी अपडेट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ मिलाते हुए। बैककोट बैककोट बैककोट। असंख्य तलवार पर्वत के नीचे, सूत्रा लोफ्ट से पहले।
जैसे ही वान दिनफेंग ने सोचना खत्म किया और बोलने ही वाले थे, अचानक जोरदार हंसी और प्रशंसा का एक झोंका हवा में गूंज उठा। सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा, उसके कपड़े फटे और घिसे हुए थे। फिर भी उसका रंग सुर्ख था और उसकी आंखों या भौहों के कोनों पर एक भी झुर्री नहीं थी। उसके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और एक हाथ में उसने एक बड़ा सा लौकी लिया हुआ था जो लगभग एक बच्चे के सिर के आकार का था। उसके दाहिने हाथ के एक सहज इशारे से वान दिनफेंग के पैरों के पास पड़ा छोटा सा मरा हुआ जानवर हवा में उड़ गया और बूढ़े की 5 उंगलियों की गिरफ्त में आ गया। उसने एक क्षण के लिए उसे तौला और फिर सिकुड़ी हुई आंखों और प्रसन्नता भरी नज़र से कहा, इस चमकदार आंखों वाले नेवले का स्वाद लाजवाब होता है। अगर इसे पर्याप्त तेल में तला जाए तो ये पे के साथ खाने के लिए एकदम सही है। हे, अगर दोनों युवा मित्रों को कोई आपत्ति न हो तो कृपया इस बूढ़े व्यक्ति को इसे ले जाने की अनुमति दें। इससे पहले कि दोनों जवाब दे पाते, उसने लापरवाही से उसे अपनी कमर में लटके सांप की खाल के थैले में रख लिया। वान दिनफेंग ने कहा, वरिष्ठ, आपका स्वागत है। फिर मिश्रित युवान कौशल के कारण हुई तीव्र प्रतिक्रिया को याद करते हुए उन्होंने कुछ देर रुककर याद दिलाया, ये जीव काफ़ी जहरीला है, इसलिए वरिष्ठों को सावधान रहना चाहिए। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, बच्चों की बातें। इस बूढ़े ने न जाने कितने चमकदार आंखों वाले मार्टेन्स खाए हैं। मुझे इतनी कम मात्रा में जहर से क्या डर लगेगा। उसने किनारे से वान दिनफेंग के बाएं हाथ पर काटने का निशान पहले ही देख लिया था। हालांकि वह एक छोटा शावक था, फिर भी चमकदार आंखों वाले नेवले का जहर 8वें दर्जे के जहर के करीब पहुंच रहा था। ये देखकर कि जहर लगने के बाद भी बिना अपना चेहरा बदले वान दिनफेंग तलवार के एक ही वार से घातक वार कर सकता है, उसकी जिज्ञासा पहले ही बढ़ गई थी। इसके अलावा युवक द्वारा कहे गए शब्द उसके स्वभाव से मेल खाते थे, जिससे उसके मन में एक अच्छी धारणा बनी और वह आगे आकर उससे मिलने के लिए प्रेरित हुआ। युवक जितना अधिक बोलता गया, वृद्ध व्यक्ति को वह उतना ही अधिक अच्छा लगता गया। महिला भी होश में आए और मुट्ठियां भींचकर सलामी देते हुए बोली, किंगफेंग एज की गोंग ह्यू, लव बाइपिंग, वरिष्ठ को अपना सम्मान अर्पित करती हैं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर अपनी नज़रें वान दिनफेंग की ओर घुमाई, उसे सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराकर पूछा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया, जूनियर, फूफेंग अकादमी से वान दिनफेंग, सीनियर को अपना सम्मान देते हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर समझदारी का भाव दिखाई दिया जब उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के अलावा जिनके साथ लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, केवल आपकी फूफेंग अकादमी ही इस किंगफेंग एज में जूनियर्स को ला सकती है। फिर थोड़ी सी उलझन के साथ भौहें चढ़ाते हुए उन्होंने कहा, यदि आप यहाँ हैं तो इसका कारण ये होगा कि रेनचांगगे, उस बूढ़े ने कुछ कहा था। लेकिन असंख्य तलवारों के पहाड़ पर इतने सारे अवसरों के साथ वे सैकड़ों तलवारें तो बस एक चीज़ हैं। तलवार मंडप के अंदर कई गुप्त नियमावलियां और संग्रह हैं। आप सिर्फ इस भगवान भुलाए हुए सूत्र मचान में ही क्यों जाना चाहेंगे? वान दिनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि रेनचांगगे का तात्पर्य फूफेंग अकादमी में विंड कैरेक्टर टॉवर की अध्यक्षता करने वाले मास्टर रेन से है। फिर भी यह आश्चर्य की बात थी कि कठोर और सतर्क मास्टर रेन का वास्तव में इतना आकर्षक नाम था। बूढ़े मास्टर यू द्वारा तुच्छ समझे जाने वाले अवसरों को देखकर लव बाइपिंग को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। फिर भी ये देखते हुए कि उसके सामने बैठा बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही ऊंचे दर्जे का था, उसने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं की। दशकों तक जियांगहू में घूमने के कारण बूढ़ा उसके चेहरे के भावों से बहुत कुछ समझ सकता था। वह खिलखिलाकर हंसा और चिढ़ाया, क्या हुआ? जब दूसरे लोग आपकी कमियों के बारे में बात करते हैं तो आपको अपमानित महसूस होता है। यदि कोई उन सैकड़ों तलवारों में से एक भी प्राप्त कर ले तो स्वाभाविक रूप से आगे का मार्ग सुगम हो जाता है, जिससे आप आसानी से मध्य तृतीय श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और एक कुशल युद्ध कलाकार के रूप में दूसरों से गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। साधना के मध्य तृतीय श्रेणी में प्रगति करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। 20 वर्षों के भीतर आप निश्चित रूप से युद्ध कला के चतुर्थ श्रेणी में प्रवेश कर सकेंगे। लव बाइपिंग ने थोड़ा विद्रोही स्वर में उत्तर दिया, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और अनायास ही लव बाइपिंग के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और हंसने लगा। अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा है? ये तो बस दूसरों का अनुसरण करना और उनकी बची हुई बुद्धि को ग्रहण करना है। आपके सामने आने वालों द्वारा निर्धारित पथों पर चलना भले ही आसान हो, लेकिन यह आपको उन्हीं पथों तक सीमित कर देता है जिससे मजबूत ज़मीन पर कदम रखना मुश्किल हो जाता है। इससे इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स को कोई फ़ायदा नहीं होता। मृत्यु के बाद जब आपकी तलवार को असंख्य तलवारों के पर्वत पर वापस भेज दिया जाएगा तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये तलवार चलाने वाला व्यक्ति है या तलवार चलाने वाला व्यक्ति है? क्या ये तलवार चलाने वाला है या तलवार चलाने वाला? उन्होंने लगातार 2 सवाल पूछे जो बेहद प्रभावशाली और प्रभावशाली थे, जिससे लव बाइपिंग के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे।
उनका मानना था कि तलवारबाजी की एक दो विधाओं में पारंगत होने से वह जियांगहू की विशेषज्ञ बन जाएंगी। हालांकि अब वह उस बुजुर्ग की बातों का खंडन नहीं कर पा रही थी और उन्हें लग रहा था जैसे उनके पहले से बने विश्वास टूट रहे हैं। उसी समय वांग इनफेंग अचानक बोल पड़े, लेकिन हर कोई ऊपरी तीसरे रैंक का नहीं बन सकता जो ग्रैंड मास्टर के स्तर से नीचे सीधे प्रवेश की गारंटी दे सकता है। चौथे रैंक का मार्शल आर्टिस्ट कहलाना, एक शीर्ष स्तरीय जियांगहू विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित होना जो दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूमता है, क्या ये भी भाग्य की बात नहीं है? आप जैसे ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आपकी मनस्थिति और दृष्टिकोण अलग अलग हैं, जिससे अनिवार्य रूप से एक विकृत दृष्टिकोण सामने आता है, इनफेंग ने उत्तर दिया। इसके अलावा मार्शल आर्ट केवल एक साधन है, जीवन नहीं। भले ही कोई व्यक्ति जीवन भर मार्शल आर्ट से संघर्ष करता रहे, फिर भी इसके बारे में क्या किया जा सकता है? बुजुर्ग ने मुड़कर वांग इनफेंग को देखा, फिर अचानक अपना सिर हिलाया और कहा, हे संघर्ष, रास्ते अलग अलग हैं और हम एक साथ योजना नहीं बनाते। अगर आप मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं तो मैं आपसे इस बारे में बात क्यों करूं? अफसोस, ये तो बस अफसोस की बात है। किंगफेंग एज के पूर्वज ने उन उत्कृष्ट तलवार तकनीकों को संरक्षित करने और उन्हें दुनिया से लुप्त होने से बचाने के लिए असंख्य तलवार शिखर की स्थापना की। और जबकि इन तलवार तकनीकों को संरक्षित किया गया है, इसके कारण जियांगहू से कितनी समान रूप से शानदार तलवार कलाएं लुप्त हो गई हैं। वास्तव में ये शोचनीय है। ऐसा बोलते हुए बुजुर्ग ने अचानक आह भरी और वांग इनफेंग को उसका आशय समझ में आ गया। यदि वे शिष्य तलवार के स्तंभों पर अंकित तलवार की तकनीकों को समझने के लिए नहीं गए होते और इसके बजाय जियांगू में घूमते, तो वे निश्चित रूप से अपनी तलवारबाजी बनाने में सक्षम होते, जो स्तंभों पर दर्ज की गई तलवारबाजी से कमतर नहीं होती और अधिक शानदार भी हो सकती थी। ये स्पष्ट रूप से पहचानना कठिन था कि यह आशीर्वाद था या अभिशाप, एक संयोग था या मुसीबत की जड़। मास्टर ने उन्हें यहाँ भेजा था, शायद इसलिए कि वह चिंतित थे कि व्हाइट टाइगर हॉल जैसे जियांगू संगठन द्वारा उन्हें गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे आत्मसुरक्षा में सक्षम जियांगू विशेषज्ञ बनेंगे। ऊपरी तृतीय रैंक के ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना कठिन है और यहाँ तक कि चतुर्थ रैंक मार्शल आर्टिस्ट बनना भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। ये सोचकर इनफेंग को अचानक एक अजीब सी घबराहट हुई। उसे जू किनशुन का ख्याल आया जो शिलालेखों का अध्ययन करने गई थी। वह थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसकी नज़र में वह ऊपरी तीसरे दर्जे तक पहुंचने में ज़रूर सक्षम थी। अगर ऐसा है तो यह मौका उसके लिए मुसीबत की जड़ बन जाएगा। फिर उस बुजुर्ग ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और हंसते हुए कहा, इस विषय पर बोलते हुए आपने अभी तक इस बूढ़े व्यक्ति को जवाब नहीं दिया है, आप यहाँ रहकर क्या चाहते हैं? अचानक कुछ ही दूरी पर तलवार की तीखी चीख सुनाई दी। तलवार मंडप में एक शांत तलवार, मानो किसी आत्मा के वशीभूत हो, अपने आप गूंजने लगी, एक वृत्त में घूमने लगी और फिर दूर तक उड़ गई, जाहिर है किसी चितंत्र द्वारा सक्रिय होकर। वांग इनफेंग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। बुजुर्ग ने बीच वाक्य में रुककर उस दिशा में देखा, फिर वांग इनफेंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप इसे पहचानते हैं? आत्मा की तलवार चल पड़ी है, अब बहुत देर हो चुकी है। उनकी आवाज़ में खेद भरा था, फिर भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोई कोशिश नहीं की। जियांगहू में लंबे समय तक घूमते रहने के बाद उन्हें धीरे धीरे ये सिद्धांत समझ में आ गया कि किसी को अपने भाग्य और संयोग पर जोर नहीं देना चाहिए। इस सोच के साथ कोई भी दुनिया में आज़ादी से घूम सकता था और दलदल में गिरने से बच सकता था। इसके अलावा, जैसा कि वांग इनफेंग ने कहा था, ये भाग्य है या दुर्भाग्य, ये तो व्यक्ति ही बता सकता है। चौथे दर्जे का मार्शल आर्टिस्ट बनना भी भाग्य ही माना जाता था। तभी अचानक तलवारों की आवाज़ तेज हो गई। एक के बाद एक तलवारें लगातार गूंजती रहीं और आसमान में उछलती रहीं। बुजुर्ग चौंक गया, लगभग अपनी दाढ़ी नोचने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने तलवारों को 1 से 10 और फिर 100 तक उड़ते देखा। तलवारों का एक साथ बजना मानो बिजली की तरह था। ये देखकर बुजुर्ग को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि उन्हें सक्रिय करने वाले व्यक्ति में असाधारण प्रतिभा है, एक सच्चा विलक्षण व्यक्ति जिसमें अपर थर्ड रैंक, भविष्य में मार्शल आर्ट का एक स्तंभ बनने की क्षमता है। उसने तुरंत अपने सारे बंधन त्याग दिए और अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, यह नहीं चलेगा, इस बूढ़े आदमी के लिए रुको, तुम नहीं जा सकते। एक अजीब सी चीख के साथ वह आसमान में उछला, लेकिन वांग इनफेंग ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और मुड़कर उस युवक का चिंतित चेहरा देखा। बिना किसी नाराजगी के बुजुर्ग दहाड़ता हुआ आसमान में उड़ गया, पल भर में जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर पहुंच गया, हवा में मंडराता रहा। नीचे झांककर उसने एक झरना देखा। सफ़ेद कपड़ों में बिखरे काले बालों वाली एक लड़की पानी में घुटनों के बल बैठी थी। उसने उसके होठों पर चमकीला लाल रंग देखा जो बेहद खूबसूरत और दीप्तिमान था, और नीचे से तलवार की रोशनी की एक जबरदस्त लहर फूट रही थी। उसने उसका गर्वपूर्ण इनकार देखा। बुजुर्ग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हवा में नाचते हुए वह बार बार चिल्लाया, उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्कृष्ट, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। इस बीच
वांग एनफेंग ने जू किनशुन का पीला चेहरा और उसके मुंह के कोने पर खून देखा और उसे अचानक ज़रूरत महसूस हुई। उसने बुजुर्ग की बांह पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया और हवा में ही नीचे छलांग लगा दी। तभी नीचे रखी लंबी तलवारें मानो चीतंत्र से खींची गई हों, सीटी बजाती हुई उस युवक की ओर तानने लगीं। पुनश्च पहला अपडेट। घटना अचानक घटी और बुजुर्ग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह वांग एनफेंग को वापस खींचने ही वाला था कि एक पल के लिए झिझक गया। उसकी आंखों में उस युवक का जरा भी डर या आतंक नहीं दिखा। उसका शरीर हवा में शान से फैला हुआ था और उसका दाहिना हाथ सहज ही उसके पीछे रखी लकड़ी की तलवार की मूठ पर आ गया। उनकी अभिव्यक्ति और आचरण एक शिकारी बाघ के समान थे। बूढ़े आदमी ने, जिसने अपना दाहिना हाथ पहले ही बढ़ा रखा था, उसे वापस खींचकर अपनी कमर पर रखा और उस विशाल लौकी को पकड़कर उसे मुंह में डालने के लिए पीछे की ओर झुकाया। उसकी नज़र वांग एनफेंग पर पड़ी और जब उसने एक आत्मा को उभरता हुआ देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने अविश्वास और अवर्णनीय प्रसन्नता के भाव से बेकाबू होकर सिकुड़ गए और वह मन ही मन बुदबुदाने लगा। बिल्कुल नहीं, एक और मार्शल कलाकार जो तलवार की नीयत को समझ चुका है, अभी अभी आया है। आज क्या हो रहा है? बेली फैंग और तुओबायु, जो शोर सुनकर सूत्रा लॉफ्ट से बाहर भागे थे, अभी पहुंचे ही थे कि उन्होंने तलवार को आसमान में उड़ते, लड़की को जमीन पर घुटनों के बल बैठे और वांग एनफेंग को ऊपर से उतरते देखा। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। बेली फैंग चिंतित होकर आगे बढ़े और चिल्लाए, एनफेंग! युवक की आंखों में एक ठंडी चमक सी चमक गई और तलवार की मूठ पकड़े हुए उसके हाथ ने अचानक बल लगा दिया। 8 भुजाओं वाली हान तलवार एक तीखी तलवार की आवाज के बीच म्यान से बाहर निकली और तुरंत ऊपर से आई 2 लंबी तलवारों को तिरछे काटती हुई, एक बार बाएं और दाएं को पार करती हुई, चमकदार आग उगलती हुई। किसी के भी द्वारा अनियंत्रित लंबी तलवारों को पीछे धकेल दिया गया। वांग एनफेंग ने मौके का फायदा उठाते हुए पानी में उतरकर पानी की तेज धार को कम करने के लिए आधा उकड़ू बैठ गए। लहरें एक तरफ हट गईं और युवक के शरीर के ऊपर अजगरों की तरह उलझी नीली बिजली एक पल में चमकती हुई गुजर गई। इस समय वह 100 से अधिक आत्मिक तलवारों से घिरा हुआ था। पानी की फुहारें सतह पर गिरी और आकाश में उड़ती हुई आत्मा की तलवारें क्यूई तंत्र से स्पर्श होकर फिर से घूम गईं, मूठ ऊपर की ओर और धार जमीन की ओर। दर्जनों या सैकड़ों वर्षों से संचित तीक्ष्ण सार तत्व बाहर निकल आया, जिससे पानी की सतह पर लहरें उठने लगीं। हवा में ही कई आकृतियां बीच बचाव करने के इरादे से दौड़ीं। बूढ़े ने गंदी शराब का एक घूंट लिया, बिना तलवार हिलाए बस एक तरफ थप्पड़ मारा और हवा में एक गहरी ऊर्जा दौड़ गई। दूर के बादल छट गए और कमजोर हवा दुनिया के सबसे दुर्गम ठोस अवरोध में सिमट गई, जिसने उन आकृतियों के सामने रास्ता रोक दिया। तीनों आकृतियां उड़ान के बीच में अचानक रुक गईं, जिससे उनके रूप रंग का पता चला। सभी सफ़ेद वस्त्र पहने महिलाएं थीं, जिनकी पीठ पर तलवारें थीं। हालांकि यह स्पष्ट था कि वे युवा नहीं थीं, फिर भी उनकी शान में कोई कमी नहीं आई थी, सचमुच असाधारण। उनकी हर तलवार अलग और स्पष्ट रूप से असाधारण थी। बुजुर्ग ने उसके हाथ से लौकी ली, उसे सहजता से हिलाया और समान स्वर में बोला, जल्दी क्या है, बस शो देखो। उनमें से अग्रणी महिला आगे बढ़ी, शून्य में झुकी और गहरी आवाज में बोली, बड़े जीव जिजाए, हालांकि आत्मिक तलवारें सहज रूप से ही प्रतिद्वंदी की चालों के समान ही पलटवार करती हैं, फिर भी उनकी संख्या 100 से ज्यादा है। अगर हम सिर्फ देखते रहे तो मुझे डर है कि अराजकता फैल जाएगी। उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी और फिर उसने और जोर देकर कहा, आखिरकार ये फू फैंग अकादमी का शिष्य है। बुजुर्ग बेफिक्र लग रहे थे, उनकी नज़र नीचे क्यूई तंत्र से प्रेरित आध्यात्मिक तलवारों पर टिकी थी। वे दशकों से पहाड़ की चट्टान पर जड़ जमाए हुए एक पुराने चीड़ के पेड़ की तरह स्थिर लग रहे थे, अटूट और अटल, जैसा कि उन्होंने कहा, कोई नुकसान नहीं, मैं यहाँ हूँ। आत्मा तलवारें अपने स्वामी के बिना थीं और दिव्य हथियार नहीं बनी थीं। वे केवल हमलावर की शक्ति के आधार पर सहज रूप से ही जवाबी हमला कर सकती थीं। नीचे दी गई 131 आत्मा तलवारों में से तलवार संत की 3 मूर्ख तलवार अपनी शेष शक्ति के साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। बुजुर्ग की नज़र नीचे खड़े युवक पर टिकी थी। उसने शराब का एक और घूंट लिया, लौकी को पकड़े हुए अपने दाहिने हाथ को जोर से ऊपर उठाया और लौकी के मुंह से साफ शराब छलक पड़ी। हवा तेज शराब की तीखी खुशबू से भर गई, जाहिर है गला फाड़ देने वाली। शराब आसमान से बिल्कुल सही जगह से गिरी, बीचों बीच जहां तलवार की क्यूई प्रणाली मानो तलवारों की एक पंक्ति बना रही हो, अदृश्य रूप से शराब को बारीक बूंदों में काट रही थी और झरने से जमा हुए पानी पर गिर रही थी। मानो हजारों मछलियां अपनी पूंछ हिला रही हों, पानी की सतह पर जटिल लहरें उभर आईं। तलवार की चीखें एक हो गईं। वांग एनफेंग का दाहिना पैर उथले किनारे पर कंकड़ों में गहराई तक धंस गया। अचानक जोर लगाने से उसने लहरों का एक घेरा बना दिया। एक हमलावर बाघ की तरह वह युवक कई 100 मीटर आगे जू किनशुन की ओर बढ़ा। एक के बाद एक आत्मा की तलवारें चमक उठीं और वांग एनफेंग पर उन चालों से हमला करने लगी जिन्हें वे पिछले दशकों या सदियों से करने के लिए तरस रहे थे, चाहे वह काटना हो या काटना।
युवक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखें चमकने लगीं। वह जू किनशुन की चोटों को ठीक करना चाहता था, इसलिए उसे 100 तलवारों की बाधा को तोड़ना पड़ा। उसके दिमाग में तलवारों के 72 प्रहार तेजी से गुजर गए। हालांकि इससे पहले कि वह अपने मन में कोई उपाय सोच पाता, उसकी लकड़ी की तलवार ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। उसका शरीर अचानक रुक गया, वह तेजी से घूम गया। अपनी आत्मा, शक्ति और मन को एकाग्र करते हुए लकड़ी की तलवार सीधे आगे की ओर बढ़ गई। तलवार की स्पष्ट और ऊंची आवाज गूंज उठी। 8 भुजाओं वाली हान तलवार एक पतली जैद तलवार के ब्लेड से टकराए। ब्लेड एक दूसरे पर मजबूती से वार कर रहे थे। जहां तलवार की धारें छूती थीं, वहां से हवा की एक लहर फूटी, फिर चारों दिशाओं में बह गई। पानी का एक पर्दा उठा, जिससे आसपास की तलवारें थोड़ी रुक गईं। वांग इनफेंग की कलाई घूमी, उसकी तलवार थोड़ी ऊपर उठी, जिससे सामने वाली तलवार विक्षेपित हो गई और उसकी आकृति ने गति का लाभ उठाकर ऊपर उठ गई। लंबी तलवारें उसके नीचे से गुजरीं और अन्य ने हवा से वार किया। कुछ तलवारें शून्य में पंक्तिबद्ध हो गईं, कुछ शोकपूर्ण चीख में विलाप कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उन आत्मिक तलवारों का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। हर बार केवल 3 तलवारें हमले में भाग लेती थीं। तलवार के इरादे से जुड़ी हुई, कभी बलशाली, कभी तीक्ष्ण, अंतहीन प्रतीत होती थीं। उन सभी तलवार चालों को प्रदर्शित करती थीं जो एक बार तलवारबाजों को उनकी युवावस्था में दुनिया में घूमने देती थीं। युवक की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके हाथों में तलवार की चाल तेजी से और तीव्रता से बदल रही थी, लगभग सहज रूप से तलवारबाजी की श्रृंखला को तोड़ रही थी। चूंकि जू किनशुन ने बेपरवाही से काम किया, उसे तलवार के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने विशाल तलवार को ध्यान से पकड़ लिया, जबकि वांग इनफेंग ने किसी को बचाने की चाहत में अपनी लंबी तलवार को और तेज गति से चलाया। उसकी तलवार की चाल बेहद तेज हो गई। 72 सफलताएं इन लंबी तलवारों के प्रहार के जरिए गहन महारत की स्थिति तक पहुंच गईं। उनका शरीर बाह्य साधना में प्रशिक्षित था तथा शाओलिन से प्राप्त समृद्ध आंतरिक शक्ति ही इसका आधार थी। 72 सफलतापूर्ण चालें, शिष्य कौशल जो क्यूई के प्रवाह को पहचानता था। ओजस्वी क्यूई के 28 पैटर्न तलवार भ्रूण बन गए। कॉपर मैन लेन में तराशा गया। जीवन और मृत्यु से कई बार संघर्ष करने के बाद यह ऐसा था मानो शुद्धता के लिए परिष्कृत किया गया हो, मानो इसे 1000 बार तपाया गया हो। यदि मार्शल कलाकारों को दुनिया में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती, तो आज एक नई तलवार तैयार की जाती, जिससे उसका तीखा सार प्रकट होता। भोर होते ही उसका रास्ता चमकीला हो गया। एक घाटी में बाघ के बच्चे की दहाड़ से सैकड़ों जानवर कांप उठे। ऊपर आसमान में महिला भावुक हो गई, बुजुर्ग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अंततः वह बादलों के बीच बैठ गया। उसके सफ़ेद बाल बेतहाशा नाच रहे थे। वह ताली बजा रहा था और जोर से हंस रहा था। हा हा हा, अच्छा अच्छा अच्छा। एक त्याग का उपयोग करता है, अकेले ही मार्ग पर चलता है। दूसरा विनाश का उपयोग करता है, स्वर्ग के नीचे सभी कानूनों को तोड़ने के लिए तलवार चलाता है। सब ठीक है, सब ठीक है। मेरा रास्ता एकांत नहीं है, मेरा रास्ता एकांत नहीं है। 1000 झांग ऊंची चोटी पर झरने गरज रहे थे। युवक आगे बढ़ा, हाथ में तिरछी तलवार। उसके पीछे तलवारों की एक श्रृंखला ने एक गूंजती हुई चीख निकाली, जो जमीन पर गिरते ही घूमती हुई, पानी की सतह पर चुभती हुई, लगातार कांपती हुई। एक क्षण में ही एक स्पष्ट रास्ता बन गया। PS दूसरा अद्यतन। बेली फैंग और तोबा यू को अपने शरीर में अकड़न महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने अंगों पर नियंत्रण खो दिया हो। फिर भी वे महसूस कर सकते थे कि उनके हृदय की तीव्र धड़कन के कारण उनके अंगों में रक्त दौड़ रहा है, जो उनके मस्तिष्क की ओर बढ़ रहा है, जिससे उनकी दृष्टि घूम रही है और उनके दिमाग स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता खो रहे हैं। वे अभी अभी तलवार मंडप से निकले थे। उनसे कुछ 100 मीटर आगे जमीन पर सैकड़ों आत्मा तलवारें पड़ी थीं, जो स्पष्ट और लंबी ध्वनि के साथ गूंज रही थीं। उन्होंने नीले वस्त्र पहने उस युवक को आगे बढ़ते देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। इनफेंग। तभी वांग इनफेंग के कदम अचानक रुक गए, आगे बढ़ना बंद हो गया। बेली फैंग और तोबा यू हैरान रह गए, जब तक कि उन्हें तलवारों की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वांग इनफेंग और जू किनशुन के बीच क्यूई की एक स्पष्ट लहर फूट पड़ी, जो चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे सभी लंबी तलवारें गूंज उठीं। बेली फैंग अपने भीतर बेचैनी की भावना को उठने से नहीं रोक सका, और वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया और अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला, यह क्या है? 3 मूर्खों की तलवार। उनके पीछे से एक कर्कश आवाज आई, और जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने फटे पुराने और मैले कपड़ों में एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसकी कमर में सांप की खाल का एक थैला और हाथ में शराब का एक बड़ा गिलास था। वह अपने सामने के दृश्य को गौर से देख रहा था और सहजता से बोला, यह असंख्य तलवार पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित तलवार भी है। तलवार संत ने इसका प्रयोग 100 वर्ष से भी पहले किया था। जैसे ही उसकी बातें समाप्त हुईं, बूढ़ा आदमी भी उलझन में पड़ गया। 3 मूर्खों की तलवार पहले ही उस युवती द्वारा सक्रिय की जा चुकी थी और फिर तलवार संत के मार्ग द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी, जिससे सब कुछ समाप्त हो जाना चाहिए था।
अधिक से अधिक उन पहले की आत्मा तलवारों की तरह ये क्यूई तंत्र से प्रभावित हो सकती थी और सहज रूप से पलटवार कर सकती थी। फिर भी ऐसी असामान्य घटना क्यों घटित हो रही थी? दूर आकाश में कई आकृतियां तेजी से पास आ रही थीं। पीठ पर तलवार लिए शांत और उदासीन गोंग्यू, शाही गरिमा और फीनिक्स की तरह गुच्छेदार बालों वाला संप्रदाय का नेता, और सफ़ेद वस्त्र पहने स्याही जैसे काले बालों वाला महान बुजुर्ग, सभी एक शांत वातावरण बिखेर रहे थे। हवा में उमड़ी प्रबल क्यूई ने अदृश्य तलवार क्यूई को झकझोर दिया, जिससे एक तेज गर्जना हुई, मानो कोई झरना नीचे गिर रहा हो। 3 मूर्खों की तलवार में एक हल्की सी रोशनी आने लगी, जो फिर मानो किसी सामान्य तलवार चाल का प्रदर्शन करते हुए सीधे वांग इनफेंग की ओर वार करने लगी। तलवार की धार शून्य में कंपन कर रही थी। वांग इनफेंग ने एक कदम पीछे हटकर अपनी तलवार को रोकने के लिए उठाया, और दोनों लंबी तलवारें एक दूसरे से संपर्क में आईं। 8 भुजाओं वाली हान तलवार हल्की सी कांप रही थी, उसके किनारे कंपन कर रहे थे, जिससे एक लंबी गुंजन ध्वनि निकल रही थी। गोंग्यू और अन्य लोग वृद्ध व्यक्ति के पास उतरे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन उन्होंने देखा कि महान वृद्ध व्यक्ति नीचे वांग इनफेंग और 3 मूर्खों की तलवार के बीच चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनकी आंखों में काले और सफ़ेद रंग का स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा था, तथा उनका व्यवहार शांत था। साधु जियू जिजाई ने अपनी शराब का घूंट लिया और तलवारों के टकराव को गौर से देखा। वांग इनफेंग की तलवारें चाहे कितनी भी तेज और भयंकर क्यों न हो, 3 मूर्खों की तलवार ने उन्हें साधारण तकनीक से ही जवाब दिया, फिर भी वह उन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने में सफल रही। आसपास की सैकड़ों तलवारें मानो स्तुति में एक साथ गा रही थीं। कुछ देर तक देखने के बाद महान बुजुर्ग अचानक धीमी आवाज में बोले, 3 मूर्खों की तलवार अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है। इसकी तलवारबाजी का उत्तराधिकारी। नीचे एक और टकराव हुआ और 72 चालें एक बार फिर टूट गईं। वांग इनफेंग पीछे हट गया और 3 मूर्खों की तलवार, मानो किसी के हाथ में हो, लगातार आगे बढ़ी। युवक ने अपने दांत भींच लिए, जबकि उसकी आंतरिक क्यूई उसके डेंटियन से निकलकर तेजी से उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। घंटी की स्पष्ट ध्वनि सुनाई दी। वांग इनफेंग के चेहरे पर धुंधले सुनहरे बौद्ध धर्मग्रंथ उभरने लगे, जिससे युवक के चेहरे पर गंभीरता की आभा छा गई। तलवार ने अचानक एक तीखी चीख निकाली और जोर से तिरछी दिशा में वार किया। वांग इनफेंग का तलवार पकड़े हुए हाथ एक और झटका खा गया। 3 मूर्खों की तलवार ने धीरे से युवक के शरीर को छुआ, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ, और भयंकर तलवार क्यूई ने वांग इनफेंग के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसके भीतर उमड़ने वाली गोल्डन बेल शील्ड की आंतरिक शक्ति चकनाचूर हो गई, ठीक उसी तरह जैसे किसी सांप ने उसके महत्वपूर्ण स्थान पर वार किया हो। उसके चेहरे पर असामान्य दृश्य प्रभाव समाप्त हो गए, और यहाँ तक कि थंडर विगोर भी गायब हो गया। जैसे ही एकत्रित आंतरिक शक्ति क्षीण हुई, वांग इनफेंग के कदम लड़खड़ा गए, जिससे उनके नीचे का पानी उछलकर ऊपर आया। लेकिन अचानक 3 मूर्खों की तलवार के एक प्रहार से वह बिखर गया और एक वास्तविक धुंध में बदल गया, जो वांग इनफेंग की ओर तेजी से बढ़ा। धुंध के भीतर ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य अजगर अपनी पूंछ को नोच रहा हो और मार रहा हो। तलवार की धार भयंकर थी। वांग इनफेंग ने दांत पीस लिए और अपनी लंबी तलवार को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से तान लिया। 3 मूर्खों की तलवार ने लकड़ी की तलवार की रीढ़ को छुआ। वांग इनफेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उन्हें बार बार पीछे धकेला गया, और 1 दर्जन मीटर से अधिक पीछे जाने के बाद ही वे रुके। तलवार थोड़ी ऊपर उठी। तलवार की धार युवक की ओर इशारा कर रही थी, मानो कोई तलवारबाज तलवार थामे हुए हो और पूरी तरह असंतुष्ट होकर उसे फिर से कोशिश करने का इशारा कर रहा हो। वांग इनफेंग ने सांस छोड़ी, दांत भींचे, तलवार उठाई और एक बार फिर वार करने के लिए आगे बढ़ा। दूर खड़े बूढ़े आदमी ने यह दृश्य देखकर भौहें चढ़ाईं और कहा, तलवारबाजी, विरासत। महान बुजुर्ग ने सिर हिलाया, उनकी आंखें नीचे के दृश्य को प्रतिबिंबित कर रही थीं, और वह शांति से बोलीं, दाओ 1 बनाता है, 1 2 बनाता है, 2 3 बनाते हैं, 3 सभी चीजें बनाते हैं। तलवार संत की तलवारबाजी में सब कुछ समाहित है, तथा वह अपनी एक अलग दुनिया बनाता है। पिछला आदान प्रदान मार्ग की विरासत थी, और अब ये बिना किसी मिलावट के तलवारबाजी की शुद्ध विरासत है। आवाज रुक गई और महिला की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी, मानो वह किसी बात पर विचार कर रही हो, और फिर उसने आगे कहा, पिछले बच्चे में संभवतः वर्षों पहले से ही तलवार संत का स्वभाव था, और इस लड़के की तलवारबाजी में युवा तलवार संत का स्वाद है। जियू जिजाई की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि यह मूल्यांकन उनके द्वारा पहले दिए गए मूल्यांकन से बहुत अधिक था। हालांकि ऊपरी तृतीय श्रेणी तक पहुंचना कठिन था, फिर भी दुनिया विशाल और अंतहीन थी। जियांगू के लोग नदी पार करने वाली काप मछलियों जितने असंख्य थे। लगभग हर दशक में अनगिनत युवा विशाल जियांगू में प्रवेश करते थे, इसलिए वहां हमेशा ऊपरी तृतीय श्रेणी के महागुरु मिल जाते थे, और यहां तक कि कुछ ऐसे दिव्य अस्त्रों से भी युक्त होते थे जो ऊपरी तृतीय श्रेणी के महापुरुषों की बराबरी केवल मध्य तृतीय श्रेणी के महापुरुषों से ही कर सकते थे। लेकिन हम जिस तलवार संत की बात कर रहे हैं वह यही है।
बूढ़े आदमी ने नीचे नीले वस्त्र पहने युवक को 3 मूर्खों की तलवार द्वारा कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए देखा और फिर अपनी निगाहें सफ़ेद वस्त्र पहने लड़की की ओर घुमाईं, जो बड़ी मुश्किल से उठ पाई थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी निगाहें कुछ स्थिर हो गईं। ऊपर स्वर्ग। अचानक उसे एक और विचार याद आया और वह अचानक अपने बगल में बैठे महान बुजुर्ग की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, जरा रुको, अगर 3 मूर्खों की तलवार खुद ही इनमें अंतर कर सकती है तो, है ना? जियू जिजाई की जीभ थोड़ी बंधी हुई सी हो गई। महान बुजुर्ग ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, दिव्य अस्त्र आशावान है। बूढ़े आदमी ने तेजी से ठंडी हवा का एक सांस लिया। पीछे मुड़कर देखा तो तलवार की ओर उसकी दृष्टि पहले से ही गंभीरता से भर चुकी थी। दिव्य शस्त्र में आत्मा होती है। एक सच्चे दिव्य हथियार को महज एक हथियार के बजाय एक दाव साथी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन क्या तलवार संत वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है? बूढ़ा आदमी अपने दिल में आश्चर्य से भर गया। इतना शक्तिशाली कि उसकी अपनी तलवार भी दिव्य अस्त्र बनने की योग्यता रखती थी। अपने जीवन काल में वह इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था कि आकाश के नीचे के सभी चमत्कारों को दबा सके? उसके सीने में विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यदि उस युवक को पता चले कि उसने एक दिव्य अस्त्र त्याग दिया है तो क्या उसे इसका पछतावा होगा? महान बुजुर्ग ने अपने पुराने मित्र की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि यद्यपि उसकी आंखें अभी भी साफ थीं, फिर भी उनमें आत्मा उपहास का एक अंश छिपा हुआ था। वह समझ गया कि यह ज़ूकिनशुंग नहीं था जिसे पछतावा था, बल्कि जियू जिजाई स्वयं दुखी था। यह महसूस करते हुए कि वह लालची हो गया है, उसने जानबूझकर अपने विचारों को इस तरह से व्यक्त किया जिससे वह अपनी इच्छाओं का सीधे सामना कर सका तथा उन्हें बढ़ने और दूषित होने से रोक सका। महान बुजुर्ग ने अपनी नज़र हटा ली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि उसे इसका पछतावा होगा या नहीं, लेकिन भले ही वह 3 मूर्खों की तलवार की मूठ पकड़ ले, वह केवल तलवार संत के मार्ग को ही समझ सकती है और इस तलवार को छीनने में असमर्थ है। तलवार संत केवल इस एक तलवार के बल पर दुनिया से ऊपर उठ गया और इस तलवार का स्वामी केवल तलवार संत ही होगा। आवाज शांत थी, केवल उन दोनों के बीच ही सुनाई दे रही थी और फिर झरने की गर्जना में वह दब गई। नीचे वांग इनफेंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसका हर कदम एक संघर्ष था। हालांकि उसके सामने सिर्फ एक तलवार थी, लेकिन वह एक अकल्पनीय भयानक दमनकारी शक्ति लेकर आ रही थी। उसे तो ये भी महसूस हुआ कि तलवार वह नहीं चला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने खड़ी 3 मूर्खों की तलवारें उसकी तलवारबाजी को नियंत्रित कर रही हों। हर चाल एक खामी को छोड़कर बाकी सभी संभावित विकल्पों को बंद कर रही थी। युद्ध का तरीका, 3 को घेरो और एक को छोड़ दो। युवक को एक क्षण के लिए आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन इस क्षण वह इस कष्टदायक भंवर से मुक्त होने में पूरी तरह असमर्थ था। हर सांस, हर पल उसके सामने केवल एक ही विकल्प था। तलवार चलाने का यही तरीका होना चाहिए, और तलवार चलाने का यही एक तरीका हो सकता है। उन साधारण तलवार चालों के नीचे छिपी हुई शक्तिशाली क्यूई ने उसे एक कठपुतली की तरह महसूस कराया, जो अत्यंत असहज थी, फिर भी इसने उसके लिए मार्शल आर्ट की एक नई दुनिया का अनावरण भी किया। तो तलवारबाजी भी ऐसी ही हो सकती है। युवक की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। प्रतिद्वंद्वी को ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करना मानो वह किसी कठपुतली के हाथ में हो। यदि कोई अपनी तलवार अपनी इच्छानुसार नहीं चला सकता, तो जीवन और मृत्यु उसके अपने हाथों में कैसे हो सकती है? जैसे ही वह अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहा था, 3 मूर्खों की तलवार अचानक सीटी की आवाज के साथ कांपने लगी। अब वह तलवारबाजी में संलग्न नहीं थी, बल्कि एक चक्कर के लिए शून्य में चक्कर लगा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह काफी संतुष्ट है। उसने प्रसन्नतापूर्वक विलाप किया और फिर वह आकाश में उड़ गई, जहां जमीन में फंसी सैकड़ों आत्मा तलवारें प्रतिक्रिया में गुनगुना उठीं और ऊपर की ओर उछलकर आकाश की ओर उड़ गईं। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे सैकड़ों तलवारबाज एक साथ अपनी तलवारें चला रहे हों। तलवारों की चमकदार और तेज रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। असंख्य तलवार पर्वत के बाहर किंगफेंग एज एक पल में तलवार दाव परिलोक में डूब गया। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में एक प्रकार की मधोशी झलक रही थी। उनके सामने एक अवर्णनीय चमक और आकर्षण था। वांग इनफेंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसकी नई समझ धुंधली पड़ गई और उसके दिल में उतर गई। हालांकि उसे अभी भी इस मामले को लेकर थोड़ी उलझन थी, फिर भी उसकी हरकतें धीमी नहीं हुईं। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, अपना किंगगोंग चालू किया और तेजी से आगे चल रहे ज़ूकिनशुन की ओर दौड़ा। उसके पीछे पानी की फुहारें उठ रही थीं। जब तक वह लड़की के पास पहुंचा, वांग इनफेंग का दाहिना हाथ उसकी कमर पर लगे सुई के थैले को छू चुका था और उसकी उंगलियों से 3 चांदी की सुइयां निकल आईं। ज़ूकिनशुन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ चिकित्सीय कौशल हैं और मैंने एक अमृत लिया है, इसलिए कोई गंभीर नुकसान नहीं है। अब जाकर वांग इनफेंग को उस लड़की का उपनाम 13 साल की युवती याद आया, जो दर्शाता था कि चिकित्सा कौशल भी उसकी ताकत थी।
उसने मन ही मन राहत की सांस ली, चांदी की सुइयां वापस ली, उससे पूछने के लिए तैयार हुआ कि उसे इतनी चोटें कैसे लगी, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने देखा कि जू किनशुंग अपनी तलवार लिए खड़ी है। उसकी नज़र उस युवक के चेहरे पर घूम रही है और उसके पीछे पड़ी लकड़ी की तलवार के साधारण से मूठ पर जा टिकी है। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। जब तुम्हें मौका मिले तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। युवक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। PS पहला अपडेट। वांग एनफेंग और जू किनशुन के बीच आखिरकार मारपीट नहीं हुई। युवा लड़की असंख्य तलवार पर्वत से नीचे कूद गई और बाह्य साधना में निपुण एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल होने से बच नहीं सकी। जब वांग एनफेंग को जू किनशुन की हरकत के बारे में पता चला, जिसे पागलपन ही कहा जा सकता था, तो वह बहुत चौंक गया और उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ समझाने बुझाने और गोंग यू द्वारा मार्शल आर्ट में उसके भविष्य की संभावनाओं को धमकी के रूप में इस्तेमाल करने के बाद संप्रदाय के नेता ने हस्तक्षेप किया और अनिच्छा से लड़की को किंगफेंग एज के पिल पवेलियन में वापस ले गए। वहां उपचार में कुशल एक छठे रैंक मार्शल कलाकार जू किनशुन की नींव का इलाज करने में पूरी तरह सक्षम था। किंगफेंग एज इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता था। अगर फूफेंग अकादमी के किसी प्रतिभाशाली शिष्य की जड़ें ही वहां नष्ट हो जाती तो इसकी कल्पना मात्र से ही किंगफेंग एज के बुजुर्गों को सिरदर्द हो सकता था। बेली फैंग और तुओबा यू जू किनशुन की चोट के बारे में चिंतित थे और उन्होंने भी ऐसा ही किया। हालांकि वांग एनफेंग को असंख्य तलवारों के पहाड़ पर जियू जिजाई नामक एक बुजुर्ग के साथ छोड़ दिया गया था, जो उसे पैनी निगाहों से घूर रहा था, उसे सिर से पैर तक नाप रहा था, जिससे युवक असहज महसूस कर रहा था और उसने अपनी गर्दन को अपने कंधों में सिकोड़ लिया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको कुछ चाहिए? जियू जिजाई की नज़रें फिर गईं और वह हंसते हुए बोला, कुछ चाहिए? मुझे क्या चाहिए? जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे और उन्हें अपनी ज़बान फिसलने का एहसास हुआ, जियू जिजाई की आवाज़ थोड़ी रुक गई और उन्होंने जल्दी से अपनी गलती सुधारते हुए कहा, हालांकि इसके बारे में बात करते हुए एक बात थी जो मैंने अभी तक नहीं पूछी थी। तुम लड़के मार्शल आर्ट में बुरे नहीं हो। किंगफेंग एज के सूत्र लॉफ्ट के भीतर रहते हुए क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? बूढ़े आदमी की नज़र वांग एनफेंग के चेहरे पर पड़ी। वह उस युवक का, उसके स्वभाव और युद्ध कौशल दोनों का बहुत सम्मान करता था और उसकी शंकाओं का समाधान करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, बेझिझक बोलो। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने दशकों तक दुनिया की यात्रा की है, मैं शायद जानता हूँ। वांग एनफेंग ने बुजुर्ग के आशय को समझते हुए कुछ देर रुककर कहा। वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसे लगा कि उसके सवाल में कोई रहस्य नहीं है। एक पल रुकने के बाद उसने झुककर कहा, मुझे सचमुच कुछ भ्रम है, वरिष्ठ। बुजुर्ग ने सहजता से अपने पे का एक घूंट लिया और कहा, बस अपनी बात कहो। वांग एनफेंग चुप हो गया। उसे झाओ झेंगशॉ, राक्षसी ग्रस्त नीतियांशिंग और उसका पीछा करने वाले मार्शल कलाकारों के बोझ की याद आ गई। थोड़े कठोर भाव से उसने पूछा, वरिष्ठ, क्या आप व्हाइट टाइगर हॉल नामक किसी संगठन के बारे में जानते हैं? जियू जिजाई, जो स्वभाव से ही बेफिक्र और अक्सर मुस्कुराते रहते थे, अपने मजबूत स्वभाव के कारण दिव्य अस्त्रों के प्रलोभन का भी विरोध कर पाए। हालांकि उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह खामोशी छा गई। उन्होंने लौकी नीचे रख दी, वांग एनफेंग की ओर देखा और एक पल चुप रहने के बाद पूछा, व्हाइट टाइगर हॉल, आप इस संगठन के संपर्क में कैसे आए? वांग एनफेंग ने उत्तर दिया, यात्रा के दौरान एक बार उन्होंने मेरा पीछा किया था। नोबलबन कॉम पर कहानियों का अनुभव करें। जियू जिजाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, सत्य नहीं है। ये संगठन कोई साधारण हत्यारा गिरोह नहीं है। अगर वे तुम्हें मारना चाहते तो निस्संदेह इसके पीछे कोई और कारण भी होता। और फिर भी आप यहाँ हैं, अच्छी तरह से बैठे हैं। जाहिर है आप अनजाने में इस मामले में शामिल थे। उन्होंने आपके खिलाफ अपने असली विशेषज्ञों का इस्तेमाल नहीं किया। उस बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर, जिससे साफ जाहिर था कि वह संगठन से अच्छी तरह वाकिफ था, वांग एनफेंग को खुशी का एक झोंका आया। वह उठा और जियू जिजाई की तरफ देखते हुए, अनजाने में उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई और उसने कहा, वरिष्ठ, आप व्हाइट टाइगर हॉल के बारे में जानते हैं? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं दशकों से दुनिया भर में भटक रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरा सामना जियांगू के इन राक्षसों और दानवों से हुआ है। बेशक मैं व्हाइट टाइगर हॉल के बारे में जानता हूँ। युवक का चेहरा खिल उठा, लेकिन उसने देखा कि बुजुर्ग अपना सिर हिला रहे हैं और कह रहे हैं, हालांकि मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। वांग एनफेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर व्हाइट टाइगर हॉल के असली विशेषज्ञों का उल्लेख करते समय बुजुर्ग की अभिव्यक्ति को याद करते हुए उन्हें एक एहसास हुआ और उन्होंने धीरे से कहा, क्या इसका कारण यह है कि मेरी ताकत अभी भी अपर्याप्त है? आश्चर्यचकित होकर जियू जिजाई ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, अकादमी के शिष्यों के दिमाग सचमुच अलग होते हैं, बहुत तेज। पहले तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की, फिर सीधे कहा, सही,
तुम्हारे स्वभाव में वह गुण है जो इस बूढ़े आदमी की पसंद के अनुरूप है और तुम्हारे पास अच्छी मार्शल आर्ट और चरित्र भी है। इसलिए मैं तुम्हें यूं ही मौत की ओर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर तुम समय से पहले मर गए तो ये सचमुच जियांगू के लिए एक बड़ी क्षति होगी। मैं किसी भी हालत में ऐसी घटना घटित होने की अनुमति नहीं दे सकता। उसकी आवाज़ कुछ देर के लिए रुक गई जब बुजुर्ग ने सोचा कि अगर उसने अभी उस युवक को नहीं बताया तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह ज़रूर दूसरों से जवाब मांगेगा। अगर उसे पता चल भी गया तो उसकी जान जा सकती थी। नहीं, उसे इस युवक की रक्षा करनी थी। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई। जियू जिजाई के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने धुंधली शराब का घूंट लिया और आश्वस्त करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी जानता है कि वे किस तरह के लोग हैं। चूंकि तुम्हें उनसे द्वेष है इसलिए स्वाभाविक है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हालांकि आपकी ताकत वास्तव में बहुत कमज़ोर है। और अगर आपको व्हाइट टाइगर हॉल में मौजूद लोगों का पता भी हो तो आप क्या कर सकते हैं? तुम एक भी चीज़ नहीं संभाल सकते। बुजुर्ग के शब्दों का चयन तो बहुत ही भद्दा था, लेकिन तर्क बिल्कुल साफ था। वान वेनफेंग ने अपनी नज़रें नीची कर लीं, ये जानते हुए कि सामने बैठे बुजुर्ग का इरादा अच्छा है। फिर भी पर्दे के पीछे बैठे व्यक्ति के बारे में जानकारी जो उसके सामने थी अप्राप्य होने के कारण उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। उसके हाव भाव देखकर जियू जिजाई समझ गया कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और उसने आलस से कहा, हालांकि मैं तुम्हें वैसे भी बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, 3 शर्तें हैं। बुजुर्ग ने वान वेनफेंग के सामने 3 उंगलियां फैला दीं और हंसते हुए कहा, जब तक आप इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं तब तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो कुछ भी जानना चाहेंगे बूढ़ा आदमी कोई भी विवरण देने से नहीं चुकेगा। मैं सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, बच्चे। जब मार्शल आर्ट की बात आती है तो वास्तव में इस दुनिया में इस बूढ़े आदमी से भी ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी। लेकिन व्यापक ज्ञान और जियांगू के रहस्यों के संदर्भ में शेखी नहीं बघारना, लेकिन वे पूर्वज जो दिन भर अपने संप्रदायों में ही रहते हैं शायद इस बूढ़े घुमक्कड़ से ज़्यादा नहीं जानते होंगे जो दशकों से इधर उधर घूमता रहा है। आप क्या कहते हैं? वान वेनफेंग ने अपने सामने बैठे बुजुर्ग की ओर देखा। पिछले 3 दिनों में एकांत में रहने वाले प्रतिष्ठित परिवारों को भी व्हाइट टाइगर हॉल के बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई। शायद यह वर्जित श्रेणी का था जिसे आम शिष्यों को जानने की इजाज़त नहीं थी। अगर ऐसा होता तो विंड कैरेक्टर टॉवर में भी इसे ढूंढना मुश्किल होता। बेहतर होगा कि पहले शर्तें सुन ली जाएं। यह विचार करते हुए युवक ने गंदी सांस छोड़ी और झुककर पूछा, क्या मैं एल्डर से पूछ सकता हूं कि वे 3 शर्तें क्या हैं? जियू जिजाई ने वान वेनफेंग का आकार मापते हुए हंसते हुए कहा, ये पहली शर्त बहुत सरल है। बूढ़े आदमी ने देखा कि आपकी आंतरिक शक्ति मार्शल बॉडी पहले ही 9वीं कक्षा तक पहुंच चुकी होगी। लॉन्गमेन में तीसरी रैंक तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए आइए आवश्यकता को कम कर दें। जब भी आपकी आंतरिक शक्ति 7वीं रैंक के दायरे तक पहुंचेगी तब आप पहली शर्त पूरी कर लेंगे। उनकी आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर उन्होंने समझाया, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी आपके लिए इसे मुश्किल बनाना चाहता है, लेकिन जब आपकी आंतरिक शक्ति 7वें रैंक तक पहुंचती है तभी आपके पास इस मामले के बारे में जानने, इसमें शामिल होने के बारे में सोचने की योग्यता होती है। बुजुर्ग ने आगे कुछ नहीं कहा, केवल थोड़ा सा सिर हिलाकर अपनी बात टाल दी। उसे आश्चर्य हुआ जब युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। जब तक उसे व्हाइट टाइगर हॉल के बारे में जानकारी मिलती रहेगी तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये देर से होगा या देर से। वान वेनफेंग का इस समय जांच करने का कोई इरादा नहीं था। यदि अब उन्होंने लापरवाही से काम किया तो संभवतः श्री अंग का माथा ठनका होगा। ये सोचते ही युवक का माथा हल्का सा धड़क उठा। बुजुर्ग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा पर अपनी हैरानी जाहिर नहीं की। उसने हाथ में लौकी हिलाते हुए कहा, दूसरी शर्त, महान किन तारामंडल रैंकिंग सूची में स्वर्गीय गिरोह और सांसारिक दानव के बीच रैंक। दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख हैं जिनकी आंतरिक शक्ति का विकास बुरा नहीं है, लेकिन उनके वास्तविक कौशल खराब हैं। वे केवल कमज़ोर आंतरिक शक्ति वाले लोगों को धमकाने के लिए ही अच्छे हैं। जब वे किसी असली मुश्किल व्यक्ति से मिलते हैं तो वे लकड़ी के खंभे के समान हो सकते हैं। वे केवल मार खाने के लिए ही अच्छे हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है बच्चे। अगर तुम भी उनमें से एक बन गए तो मुझसे एक भी चीज़ सीखने के बारे में सोचना भी मत। बोलने के बाद उन्होंने बगल में थूका। उनके चेहरे पर घृणा झलक रही थी। स्पष्ट रूप से उन मार्शल कलाकारों के प्रति घृणा थी जो केवल अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करते हैं। वान वेनफेंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसके सामने जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह एकमात्र मौका था जिसे वह अभी हासिल कर सकता था, और वह निश्चित रूप से उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तीसरी शर्त क्या है? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और पूछा। आप फूफेंग अकादमी से हैं, है ना? वान वेनफेंग ने सिर हिलाया। जियू जिजाई ने अपनी छोटी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, तो फिर मामला तय हो गया।
तीसरी शर्त, ग्रेट किन फूफेन काउंटी में 100 स्तरीय टॉवर की 30वीं मंजिल पर चढ़ो। यदि आप 30वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो मैं सहमत हो जाऊंगा। पुनश्च दूसरा अद्यतन, वांग इनफेंग के मन में 100 झांग ऊंची इमारत की छवि उभरी जिसे उसने फूफेन काउंटी शहर में प्रवेश करते समय देखा था, एक संरचना जो आसमान में ऊंची उठ रही थी, जिसके छज्जे पर बाघ के सिर की मूर्तियां सजी हुई थीं, कोनों से लटकती सुनहरी घंटियां हवा के साथ झंझना रही थीं और नीचे लाल रेशम भयंकर लपटों की तरह लहरा रहा था जो देखने वालों की आंखों को झुलसा रहा था। फू कैरेक्टर टॉवर। जियू जिजाई ने सिर हिलाया और बोलते हुए युवक की ओर देखा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप फू कैरेक्टर टॉवर के मामले से अनजान हैं। जन्मदिन का भोज समाप्त हो जाने पर आप वहां जा सकते हैं। शराब का एक और घूंट पीने के बाद बूढ़े आदमी ने सहजता से पूछा। ठीक है, आपके मार्शल कौशल बुरे नहीं हैं, आपने किस गुरु को श्रद्धांजलि दी है? उन्होंने आपको फू कैरेक्टर टॉवर के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मैं छात्र नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से तिरछी नजरों से देखा और देखा कि युवक अपना सिर खुजला रहा है और कह रहा है, मैं पुस्तकों का रखवाला हूँ। डॉट 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 डॉट। किंगफेंग एज पिल पवेलियन। जू किनशुंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा रही थी, जबकि उसकी भूरी पुतलियां इधर उधर दौड़ रही थीं मानो भागना चाहती हों, लेकिन बगल में बैठे उदासीन चेहरे वाले गोंग यू की नज़रों में होने के कारण वह जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसके बगल में एक दयालु चेहरे और सफ़ेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला एक नीची कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपना हाथ उस युवती की कलाई पर रखा, अपनी आंतरिक शक्ति को मेरिडियन के जरिए उसके शरीर में प्रवाहित किया, जिससे वह अचानक आश्चर्य से चिल्ला उठी। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सचमुच बहुत लापरवाही है। गोंग यू एक तरफ खड़ा हो गया और पूछा, दादी, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? उसका लहजा और व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक था। उसके सामने वाली बुजुर्ग महिला ने अपनी युवावस्था में एक बड़े साहसिक अनुभव का अनुभव किया था और एक बार एक ऋषि औषधि विशेषज्ञ के साथ दुनिया भर की यात्रा की थी। बाद में उसने कई बार प्रसिद्ध चिकित्सकों से प्रशिक्षण लिया था। हालांकि उसकी युद्ध कलाएं बमुश्किल छठी श्रेणी तक पहुंच पाई थीं, फिर भी चिकित्सा कौशल के मामले में वह किंगफिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ थी, इसलिए गोंग यू को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे कोई नुकसान होगा। सवाल सुनकर बुढ़िया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पहले तो गोंग यू को आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह जू किनशुंग की ओर मुड़कर मुस्कुराए और बोली, छोटे बच्चे, तुम्हारी चोटें गंभीर हैं, फिर भी समाधान सरल है। लेकिन आपको सुनना और व्यवहार करना होगा। जू किनशुंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और बूढ़ी औरत ने आगे कहा, दवा लें और आराम करें, आपकी आंतरिक शक्ति की नींव और दवा के प्रभाव के साथ शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। हालांकि इस अवधि के दौरान किसी भी मार्शल आर्ट में शामिल न हो और शराब, मांस, मिठाई और किसी भी तेज स्वाद वाले भोजन से पूरी तरह बचें, अन्यथा आपकी चोटें और भी बदतर हो सकती हैं। युवा लड़की की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी सुंदर भूरी आंखें चौड़ी हो गईं। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उससे दूर जा रही है। इस बीच बुढ़िया अपने शिष्य को कुछ बातें बताने के लिए मुड़ चुकी थी। अपनी बढ़ती उम्र और घटती ऊर्जा के कारण वह पिछले कुछ वर्षों में पिल पवेलियन में अक्सर नहीं आई थी। इस बार वह सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि जू किनशुंग का मामला फूफेंग अकादमी से जुड़ा था। कुछ ही देर बाद गोंग यू और बूढ़ी महिला के शिष्य ने बुजुर्ग महिला को पिल मंडप से बाहर आते देखा। गोंग यू के मन में जिज्ञासा जागृत हुई जब उसने पूछा, दादी, क्या उनकी चोट के कारण सचमुच इतनी पाबंदियां लगानी पड़ेंगी? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी आंतरिक शक्ति और उसके युद्ध कौशल के स्तर को देखते हुए अमृत की मदद से कुछ दिनों का आराम ही काफ़ी होगा। इतने सारे प्रतिबंधों की क्या ज़रूरत है? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी औरत ने रुककर हंसते हुए कहा, आजकल ये युवा महिलाएं हमेशा लड़ती और मारती रहती हैं। आप नहीं जानते, लेकिन हम में से जो लोग चिकित्सा शास्त्र सीखते हैं, उन्हें तलवारों के प्रति पागल ये लोग सबसे अधिक परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं होता कि वे कब चोटों से भरे हुए वापस आ जाएंगे। मानो कुछ याद आ रहा हो, बूढ़ी औरत की आवाज़ धीमी पड़ गई, फिर भी उसने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया और उस विचार को खारिज कर दिया। इसलिए मैंने उसे कुछ कठिनाई का स्वाद चखाने का निर्णय लिया। जब तक जू किनशुंग ने अमृत नहीं ले लिया और उसे पिल पवेलियन के मुख्य हॉल में प्रवेश करने से रोक नहीं दिया गया, तब तक तोबा यू और बेली फैंग आखिरकार वहां नहीं आ पाए। पिल पवेलियन के बाहर शिष्यों से उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि जू किनशुंग की चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, इसलिए उनके दिलों में जो चिंता थी वह कम होने लगी। एक संक्षिप्त सांत्वनापूर्ण बातचीत के बाद जू किनशुंग के आराम में और खलल न डालने की इच्छा रखते हुए दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए। बेली फैंग अपनी पीठ पर मुंह ब्लेड लटकाए और बेफिक्र भाव से बाहर चला गया। दूसरी ओर तोबा यू ने कुछ और शब्द कहे।
विदा लेते समय उसके कदम ठिठक गए और वह दरवाजे की ओर मुड़कर जू किनशुन की ओर देखने लगी, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, कुछ उदास सी लग रही थी, और बोली, यंग मास्टर जू शुआंग। जू किनशुन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं और आगे की ओर देखा। तोबा यू ने अपने होंठ भींचे और धीरे से कहा, क्या यह मिस जू शुआंग है? जू किनशुन ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की और बस मुस्कुरा दी। आपने मेरी असलियत जान ली है। तोबा यू ने सिर हिलाया। अभी अभी झरने के नीचे, हालांकि जू किनशुन के सफ़ेद कपड़ों को भिगोने वाला पानी उसकी आंतरिक शक्ति द्वारा वाष्पित हो गया था, ढीले काले बाल और खून से सने होंठ वीरतापूर्ण भावना और सहज सुंदरता की भावना प्रकट कर रहे थे, जिसने उसे भी प्रभावित किया, जो कि निष्पक्ष सेक्स में से एक थी, उसके भीतर गहरी भावनाओं को जगाया। उस क्षण उसे सहज ही एहसास हो गया कि यह यंग मास्टर जू शुआंग संभवतः एक पुरुष नहीं हो सकता। अब जब उसे एहसास हो गया तो उसके दिल में अफसोस के साथ साथ थोड़ी राहत भी थी। जटिल भावनाओं से भरी, जो इतनी निजी थीं कि दूसरों के सामने व्यक्त करना मुश्किल था, उसने बस जू किनशुन को आराम करने के लिए कहा, फिर मुड़कर पिल पवेलियन से बाहर निकल गई। दूर के नज़ारे को देखते ही नज़ारा अद्भुत था। लड़की के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसने एक धीमी सांस ली। कभी कभी उसे दुनिया की अन्यायपूर्णता पर सचमुच नाराजगी होती थी। लोगों के बीच इतनी बड़ी असमानता क्यों होनी चाहिए? काश, यह विचार अभी मन में आया ही था कि तोबा यू ने अपने हाथों को गालों पर रख लिया। दर्द से अपने दिल की कमजोरी को दबाते हुए उसकी आंखें फिर से चमक उठीं। उसने गहरी सांस ली। उसका उत्साह बढ़ा हुआ था। उसे अभी तक उस गुप्त मैनुअल में महारत हासिल नहीं थी। उत्साहित होकर तोबा यू ने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से वहां से चली गई, आग की तरह लाल। इस बीच किंगफेंग एज में एक हरे पत्थर की चट्टान के ऊपर बेली फैंग अपने मोब्लेड को लेकर पालथी मारकर बैठा था और बादलों से घिरे आकाश की ओर देख रहा था। उसके चेहरे से सामान्य रूप से लापरवाह मुस्कान गायब हो गई थी। उसकी आंखें गहरी और विचारमग्न थीं। जू किनशुन ने एक ही विचार से 100 तलवारें नियंत्रित कर लीं। वांग इनफेंग की तलवारबाजी ने सभी 100 तलवार तकनीकों को चकनाचूर कर दिया। युवक ने एक गहरी सांस ली, हताश होकर अपना सिर खुजाया, पीछे की ओर झुक गया, जमीन पर गिरने से बच गया, बल्कि एक पैर से हरे पत्थर पर संतुलन बनाए रखा, अपने शरीर को जमीन के समानांतर रखते हुए एक मजबूत नींव का प्रदर्शन किया। उसकी बाहें बगल में लटकी हुई थीं, जमीन को छू रही थीं और वह ऊपर इकट्ठा होते और बिखरते बादलों को देख रहा था। सचमुच प्रभावशाली। बेली फैंग ने आह भरी। एक जोरदार गति से वह हवा में घूमा, अपनी मुद्रा ठीक की और हल्के से जमीन पर उतरा। पहाड़ के नीचे के नज़ारे को देखने के लिए खड़े होते हुए उसने अपने दिल पर एक अवर्णनीय दबाव का बोझ महसूस किया। अपने बेफिक्र स्वभाव के बावजूद वह आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अनिच्छुक और क्रोधित था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पीछे छूटने को तैयार नहीं थे। नोवेलबन कॉम पर नए अध्याय पढ़ें। गर्वित युवा कभी भी दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते। साफ आंखों से बेली फैंग हरे पत्थर पर बैठ गया। उसकी पीठ पर मुंह ब्लेड था, जिससे तेज रोशनी पड़ रही थी क्योंकि उसने उसे अपने घुटनों पर रखा था। उसका बायां हाथ हैंडल को छू रहा था जबकि दायां हाथ ब्लेड की धार को झटक रहा था, जिससे एक स्पष्ट गूंजती हुई गुंजन पैदा हो रही थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसकी आत्मा किंगफेंग एज पर मिले गुप्त मैनुअल पर केंद्रित थी, मोब्लेड के साथ प्रतिध्वनित होने की कोशिश कर रही थी। उसका मन बहुत स्पष्ट था। तलवार और ब्लेड में कोई अंतर नहीं था। यदि कोई तलवार पाल सकता है तो ब्लेड क्यों नहीं? तलवार और ब्लेड दोनों सामान्य लोहे से बने थे। ये धारक ही था जिसने उन्हें जीवित किया। उसकी सांसों की आवाज़ लंबी और अधिक शांत हो गई, जो आसपास के परिदृश्य के साथ सहज रूप से घुल मिल गई। पुनश्च पहला अपडेट। चूंकि जू किनशुन घायल हो गया था, इसलिए महान बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज तक अभी भी 5 दिन बाकी थे। वादा किया गया 3 दिन का अवसर पहले ही समाप्त हो चुका था। बाद के दिनों में बेली फैंग रोजाना चट्टान के किनारे नीले पत्थर पर बैठकर तलवारबाज की तलवार पालने की विधि का इस्तेमाल करके मोब्लेड के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश करता रहा। हालांकि मोब्लेड एक साधारण हथियार था और स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्टिस्ट के साथ न तो चेतना विकसित कर सकता था और न ही उसके साथ प्रतिध्वनित हो सकता था। फिर भी धीरे धीरे युवा सैन्य परिवार के सदस्य की भौहों के बीच तलवारबाजी का एक प्रकार का तीक्ष्ण और ईमानदार चरित्र उभरने लगा। एक बार गोंग यू ने उसे वहां बैठे देखा और एक अगरबत्ती की पूरी लंबाई तक देखता रहा। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि किंगफेंग एज के शिष्य अस्थायी रूप से तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए यहां नहीं आ सकते। हालांकि तोबा यू अपने कमरे में ही रहीं और सूत्रा लॉफ्ट में पाई गई आंतरिक शक्ति की मानसिक विधियों का अभ्यास करती रहीं। हालांकि किंगफेंग एज एक तलवार संप्रदाय था, फिर भी आंतरिक शक्ति के उसके मानसिक तरीके पूरे जियांगू में सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक थे। हालांकि उस युवा लड़की ने उन शानदार दिव्य कौशलों को नहीं चुना, बल्कि एक ऐसी आंतरिक शक्ति को चुना जो बहुत मजबूत तो नहीं थी, लेकिन प्रतिभा की भी बहुत ज्यादा मांग नहीं करती थी।
एक बार इसमें महारत हासिल हो जाने पर सड़ती हुई लकड़ी को एक तेज धार के रूप में इस्तेमाल करके 3000 कवच तोड़े जा सकते थे। संप्रदाय नेता के अध्ययन कक्ष के अंदर गोंग यू ने धीरे से बेली फैंग और तोबा यू के हाल के व्यवहार के बारे में बताया। संप्रदाय के नेता झूलिंग ने बाएं हाथ से अपनी कनपटी को सहारा देते हुए अपनी कलम नीचे रख दी और बड़े चाव से हंसे। एक का स्वभाव साहसी है और दूसरी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती है, संतोष की अवधारणा को समझ सकती है, मानो पतली बर्फ पर चल रही हो। नोबलबन कॉम पर पढ़ना जारी रखें। ये दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। जब तक वे अपने मूल इरादे नहीं बदलते तब तक वे अपनी साधना से लोंगमेन की तीसरी श्रेणी को पार करने में सक्षम होंगे, लेकिन आगे बढ़ना उनके अवसरों पर निर्भर करेगा। गोंग यू ने सिर हिलाया। दुनिया में कई मार्शल आर्टिस्ट हैं, फिर भी बहुत कम को ऐसा मूल्यांकन प्राप्त होता है। मध्य तृतीय श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम लोग हवा में उड़ सकते हैं। इस श्रेणी तक पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति में कुछ असाधारण अवश्य होगा। बेली फैंग का ये मुकाम हासिल करना उसकी उम्मीदों के मुताबिक था। फूफैंग अकादमी से पहाड़ की तलहटी में स्थित बागुआ की मायावी व्यूह रचना में उसके जाने से यह साफ जाहिर था कि हालांकि यह युवा सैन्य परिवार का सदस्य उतावला था, लेकिन उसमें सैन्य परिवार के साहसी और मेहनती स्वभाव की झलक भी थी। हालांकि तोबा यू के फैसलों ने उसे चौंका दिया। जू लिंग का दाहिना हाथ नीचे आया और फिर उसने पूछा, वांग इनफेंग नाम के बच्चे के बारे में क्या, वह इन दिनों क्या कर रहा है? ये सुनकर गोंग यू ने वांग इनफेंग की गतिविधियों के बारे में बोलने से पहले कुछ बातें याद कीं। किंगफैंग एज के बाहर असंख्य तलवारें, पर्वत, सूत्रा लॉफ्ट के सामने कंकड़ पत्थरों के ढेर को एक साथ रखकर चूल्हे जैसा आकार बनाया गया था, जिसमें कुछ टहनियां और कड़वी लकड़ियां भरी हुई थीं। जियू जिजाई ने लापरवाही से एक तेज क्यूई लौ जलाकर उसे जला दिया। दोनों तरफ शाखाएं डाली गई थीं, हर शाखा में एक कांटा था और इन कांटों पर एक बड़ी मछली सींग से बंधी हुई थी, जो उनके ऊपर सुरक्षित थी। वांग इनफेंग नदी के किनारे एक हरे पत्थर पर बैठा था, उसकी आंखें हल्की चमकीली और होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे। युवक का व्यवहार गंभीर, संयमित और शांत था, बिल्कुल किसी तलवारबाज की तरह जो अपनी तलवार निकालने वाला हो। एक हाथ से उसने मछली को घुमाया और दूसरे हाथ से कमर से थैली में से छोटी चीनी मिट्टी की बोतलें निकालीं और उनका पाउडर मछली पर छिड़क दिया। जैसे जैसे आग की लपटों में भुना हुआ मांस धीरे धीरे एक बेहद मनमोहक सुगंध फैलाने लगा, जो हवा में फैल गई। युवक के सामने फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला और एक 7-8 साल की बच्ची बैठी थी। सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि मछली सुनहरे भूरे रंग में बदल रही है और उसकी खुशबू बढ़ रही है। जियू जिजाई ने अपनी लार को जोर से निगल लिया। कुछ दिन पहले जब उसे पता चला कि इस युवक में असाधारण पाककला कौशल है, तब से वह यहीं रह रहा था। हाल ही में उसे ये भी पता चला कि वह युवक मसालों की जगह औषधीय जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर सकता है, जिससे ऐसे व्यंजन बनते हैं जिनमें न केवल कोई औषधीय विष होता है, बल्कि उनका पोषण भी हल्का होता है, जिससे उन्हें अमृत की तुलना में आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। और वह और भी चकित हो गया। उसके चेहरे पर लालसा के भाव थे, फिर भी उसकी आंखें साफ थीं। युवक की तकनीक और मछलियों पर विभिन्न जड़ी बूटियां छिड़कने के उसके तरीके को देखकर उसे याद आया कि उसने पिछले कुछ दिनों में क्या देखा था। इसमें 20 से अधिक विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां थीं, और जब वांग इनफेंग ने उन्हें संभाला तो उन्होंने उन पर नज़र भी नहीं डाली। स्पष्ट रूप से वे उनके औषधीय गुणों से बहुत परिचित थे। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कुछ औषध विज्ञान जानना सामान्य बात है, लेकिन वांग इनफेंग न केवल औषध विज्ञान जानते थे बल्कि एक्यूपंक्चर भी जानते थे। ये कहना कि उन्हें एक आम मार्शल आर्टिस्ट की तरह सिर्फ सतही ज्ञान था, जियू जिजाई को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह एकांतप्रिय गुरु कौन था जिसने इस छात्र को शिक्षा दी? बूढ़ा आदमी मन ही मन उलझन में था। ये हो चुका है। युवक ने भुनी हुई मछली उठाई, बगल से एक खंजर उठाया और उसे उल्टा हाथ में पकड़ लिया। हालांकि उसने खंजर चलाना नहीं सीखा था, लेकिन कॉपरमैन लेन में बाई परिवार की मार्शल आर्ट देख चुका था। प्रारंभ में ये केवल शाओलिन शिष्य थे, लेकिन किसी तरह कई अन्य संप्रदायों के मार्शल कलाकार सामने आए। उनमें एक संप्रदाय था जो खंजर और चाबुक चलाने में माहिर था, नीले और बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए, दुष्ट स्वभाव का और जहर के छद्म प्रयोग में माहिर था। वांग इनफेंग ने उनके साथ अनगिनत बार युद्ध किया था। हालांकि वह उनकी चालों के मूल बल परिवर्तनों से परिचित नहीं था, लेकिन वह उनकी बाहरी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ था। अब खंजर पकड़े हुए वह काफी कुशल लग रहा था। उसके हाथ के एक झटके से खंजर खिले हुए चपरासी की तरह चमक रहा था और भुनी हुई मछली को बड़े करीने से काट रहा था, और हर टुकड़ा तैयार प्लेट में गिर रहा था। यहाँ उसके और जियू जिजाई के अलावा सूत्रा लॉफ्ट में सिर्फ 2 बड़ी और छोटी बहनें ही थीं। एक मछली से उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन बहुत कम भी नहीं था। सबको एक छोटी सी आधी प्लेट मिली। जियू जिजाई ने भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डाल लिया। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं, वह मछली के कुरकुरेपन और कोमलता को महसूस कर रहा था।
दशकों से दुनिया भर में घूमने के कारण उसे यह मछली स्वाद में सबसे बेहतरीन नहीं लगी, लेकिन इसकी अनोखी पकाने की तकनीक ने इसे एक खास स्वाद दिया। जैसे ही उसने निगला, उसने देखा कि वांग दिनफेंग ने उधार लिया खंजर आराम से म्यान में डालकर एक तरफ रख दिया। उसकी हरकतें तेज और तेज थीं। उसके दिमाग में कई नाम कौंध रहे थे। वह वास्तव में कौन था? जब से उन्हें पता चला कि वांग दिनफेंग अकादमी का छात्र नहीं बल्कि पुस्तकों का संग्रह करता है, तब से उन्होंने उस युवक के मार्गदर्शन में बहुत रुचि दिखाई थी। मार्शल आर्ट में इतनी कुशलता के साथ उन्हें यह बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यह किसी प्रतिष्ठित गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव हुआ है। तलवारबाजी, चिकित्सा कौशल, आंतरिक शक्ति और वह भयंकर खंजर तकनीक जो उसने अभी अभी देखी थी, वह म्यान में डालने की क्रिया ही एक क्रूर रूप से कुशल खंजर तकनीक का संकेत देती थी जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों हो सकती थी। स्वाभाविक रूप से वांग दिनफेंग को पता नहीं था कि बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा था। वह इस समय किंगफेंग एज में था और शाओलिन मंदिर नहीं लौट सकता था, इसलिए पिछले कुछ दिन अपनी दैनिक आंतरिक शक्ति साधना के अलावा काफ़ी आरामदेह रहे। हालांकि उसका मन बार बार तीन मूर्खों की तलवारबाजी की ओर लौट जाता था। हर बार उसे ऐसा लगता था जैसे उसने कुछ पकड़ा हो, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, वह भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। वह मायावी अनुभूति सचमुच निराशाजनक थी। वांग दिनफेंग ने अपने हाथ में भुनी हुई मछली को घूरा। उस एहसास को याद करते हुए उसकी आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। मछली के टुकड़े उसे तलवार की रोशनी की चमक की तरह लग रहे थे, जो दुनिया के एक छोटे से हिस्से को अवरुद्ध कर रहे थे। और इस शुरुआत से धीरे धीरे तलवारबाजी विकसित हो रही थी और अधिक विचलित होती जा रही थी, क्योंकि वह बिना सोचे समझे अपने चॉपस्टिक को हवा में घुमा रहा था। जियू जिजाई ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें घुमाईं। चलो हम फिर से चलते हैं। चॉपस्टिक्स उसकी प्लेट पर गिरी, लेकिन हवा के अलावा कुछ नहीं पकड़ा। एक पल के गहरे विचार ने उसे अनजाने में भुनी हुई मछली खत्म करने का मौका दिया। बड़े ने कुछ असंतुष्ट भाव से अपने होंठ चटकाए। उसकी नज़रें बगल में बैठी छोटी बच्ची और औरत पर गईं। दोनों ने अपनी मछलियों को बचाकर थोड़ा पीछे खींच लिया। उनकी आंखें सतर्क थीं। जियू जिजाई ने अजीब तरह से अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन वांग दिनफेंग की ओर देखा और बुदबुदाया, बच्चे, तुम भी नहीं खाओगे? ये ठंडा हो जाएगा और यह बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी चॉपस्टिक युवक की प्लेट की ओर भ्रामक धीमी गति से बढ़ी, जिससे उसकी तीव्र मंशा का पता नहीं चल रहा था। उनकी युद्ध कलाएं अत्यंत उच्च कोटि की थीं, और हालांकि वे एक छोटे संप्रदाय से थे और उनके कौशल ज्यादातर साधारण युद्ध कलाएं ही थीं, फिर भी उनके पराक्रम से सामान्य तकनीकें भी अद्भुत लगती थीं। उनकी निपुणता के स्तर पर उनकी युद्ध कलाएं किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं थीं। एक साधारण चाल में 7 या 8 युद्ध शैलियां समाहित हो सकती थीं। चॉपस्टिक के इस प्रहार से यक्ष स्टाफ तकनीक की तारों का पीछा करने की गति का संकेत मिलता है, और इसकी अजीबोगरीब पेचीदगियां, दयनीय तलवारें घर लौटती हैं, तकनीक के मिश्रण जैसी लगती हैं, जिससे जागते हुए वांग दिनफेंग को बचने में कठिनाई होगी। वह स्पष्ट रूप से वांग दिनफेंग पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। फिर भी तभी युवक की चॉपस्टिक, जो बाद में चली लेकिन पहले पहुंची, जियू जिजाई की चॉपस्टिक से टकराए और स्वाभाविक रूप से तलवार से वार किया, जो सीधे छेद पर निशाना साधते हुए चली गई, जिससे जियू जिजाई के मुंह से आश्चर्य की हल्की सी चीख निकली, जिसकी आंखें चमक उठी जब उसने देखा कि युवक की आंखें अभी भी चकरा गई थीं। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी किसी सम्मोहन में है। फिर भी तलवार की जगह चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथों की गति ने एक अलग तरह की चमक दिखाए। बुजुर्ग ने एक के बाद एक कई चालें चलीं, लेकिन सभी नाकाम रहीं। हालांकि उसने अभी तक अपनी असली कला का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन यह उसे ध्यान देने के लिए काफ़ी था। अपनी उम्र के बावजूद एक छोटे बच्चे में इतनी प्रतिभा देखकर उसे खुशी हुई और वह खुलकर हंसा। अब वह अपनी चॉपस्टिक्स को ऐसे चला रहा था मानो वे असली हथियार हों और असली कला का इस्तेमाल कर रहा हो। अपने हथियार को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने 9 बेन तलवार से एक चाल को निरंतर प्रवाह के रूप में निष्पादित किया, जबकि एक अन्य प्रहार ने 3 यिन सेंटीपीड भाले की सोल हुकिंग की रीढ़ को मूर्त रूप दिया, जिसमें पैन माउंटेन तलवार तकनीक की 8वीं तकनीक का उपयोग किया गया। एक साथ किए गए भयंकर और विशाल प्रहारों को देखकर उसे लगा कि वांग दिनफेंग उन्हें रोक देगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने आसानी से उस युवक के हाथ से चॉपस्टिक छीन ली। आश्चर्य के अपने क्षणिक क्षण में उसने वांग दिनफेंग की आंखों में स्पष्टता लौटते देखी, जो मासूमियत से उसे देख रहा था और अजीब तरह से हंस रहा था। खैर, उन्हें ठंड लग जाएगी। ठंड में इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। खाने का समय हो गया है। हा हा। डॉट 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 डॉट। किंगफेंग एज पिल पवेलियन। जू किनशुंग ने अपने पास लाए गए दोपहर के भोजन को देखा। उसे लगा कि उसकी दुनिया उदास हो रही है। सफ़ेद चावल का दलिया, जिसमें चमकदार हरे सलाद के 2 रेशे तैर रहे थे, तेल का नामोनिशान नहीं था, और उसके बगल में एक छोटा सा गोल बर्तन था जिसमें सिरके में अचार डालकर बनाई गई सफ़ेद, लाल और हरी मूली रखी हुई थी। उसकी हथेलियां थोड़ी कांप रही थीं और चॉपस्टिक प्लेट पर गिर गईं।
बाहर एक पिल पवेलियन शिष्य ने शोर सुना और दरवाजे से अंदर आया, केवल ये देखने के लिए कि युवा लड़की का बिस्तर खाली था। आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुका। ठीक उसी समय एक आकृति छत से हल्के से नीचे उतरी, जो सुंदर और बिना आवाज के खींची हुई थी। उतरते ही उसकी उंगली बाहर निकली और उसने शिष्य की गर्दन पर एक यूपंक्चर बिंदु को धीरे से थपथपाया। उसकी आंतरिक शक्ति कार्यरत हो गई। वह युवा लड़की, जिसकी साधना 9वीं कक्षा में थी और जिसकी मूलभूत मार्शल आर्ट किंग फेंग एज की गुप्त आंतरिक शक्ति पर आधारित थी, ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए धुंधली हो गईं क्योंकि उसका शरीर शिथिल हो गया और वह जू किनशून की बाहों में फंस गई। क्षमा मांगना, जू किनशून ने पिल पवेलियन शिष्य के कान में फुसफुसाया। ध्यान से युवा लड़की को बिस्तर पर वापस लिटा दिया और उसे एक कंबल से ढक दिया। फिर हल्के कदमों से दरवाजे से बाहर कूद गई। उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने गोंग यू को देखा, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा ठंडा था। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? PS दूसरा अद्यतन। बचपन के दोस्तों से मिले अनगिनत इनामों और पिछले साथियों के उदार इनामों की बदौलत मैं अभी अध्याय जमा करने की कोशिश कर रहा हूं। हम भविष्य के अपडेट में इसकी भरपाई कर देंगे। कृपया समझदारी से काम लें। झुककर प्रणाम। गोंग यू ने अपने सामने खड़ी युवा लड़की की ओर देखा। उसकी हथेली ने तलवार को थोड़ा ऊपर उठा रखा था। जू किनशून ने दूसरे पक्ष का सामना किया और शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, जूनियर ने एल्डर गोंग यू को देखा है। तुम बाहर क्यों आए हो? लड़की ने अपने होंठ भींचे और शांति से उत्तर दिया। अंदर कुछ घुटन सी हो रही थी। गोंग यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वापस जाओ। किंग फेंग एज में पली बड़ी होने के कारण वह लंबे समय से इसे अपना घर मानती थी और जू किनशून के इरादों की परवाह किए बिना उसकी उपस्थिति किंग फेंग एज के लिए कुछ परेशानी लेकर आई थी, विशेषकर इस विशेष समय पर। यद्यपि वह पूरे जियांगहू में घूम चुकी थी, लेकिन वह मानवीय भावनाओं से परिचित नहीं थी और उसने जू किनशून को बाहर जाने देना अनुचित समझा, क्योंकि उसे डर था कि इससे और अधिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वह नहीं चाहती थी कि महान बुजुर्ग की जन्मदिन की तैयारी में कोई और व्यवधान उत्पन्न हो, इसलिए वह जू किनशून को बाहर जाने नहीं देना चाहती थी। यह विचार मन में रखते हुए उसने अपने हाथ में तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका दाहिना अंगूठा मूठ पर दबा हुआ था, जिससे ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसका मन पहले से ही तय था कि अगर उसके सामने खड़ी युवती इसी तरह जिद्दी बनी रही तो उसे हल्की सजा देनी पड़ेगी। जू किनशून की भूरी आंखें हल्की सी चमक उठीं। ये देखकर वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। सफ़ेद चोगा फड़फड़ाते हुए वह गोंग यू की ओर ऐसे उड़ी जैसे कोई अमर उतर रहा हो। उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दायां हाथ धीरे से उसकी ओर इशारा कर रहा था। उसका चोगा सहज ही लहरा उठा और उसकी उंगलियां सहज ही गोंग यू के हाथ में तलवार की मूठ पर आ गईं। एक जोरदार क्यूई चमक उठी। तलवार की थोड़ी उठी हुई धार को म्यान में वापस दबाया गया, जिससे एक स्पष्ट बजने वाली ध्वनि निकली। लेकिन जू किनशून की आंतरिक शक्ति गोंग यू से कहीं कम थी और हालांकि गोंग यू ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसने उस युवती को पीछे की ओर उड़ा दिया। हालांकि उसी क्षण जू किनशून के सामने की हवा थोड़ी मुड़ गई, जिससे बल उसके पीछे चला गया और उसकी गति तकनीक में मदद मिली। एक ही कदम में वह गोंग यू के बगल में आ गई। गोंग यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। महान शून्य शास्त्र। जू किनशून की नज़र उसके सामने खड़ी महिला के चेहरे पर पड़ी और अचानक बोली, बड़े, क्यों ना आप मेरे साथ कुछ चालें खेलें? लड़की ने अपना सिर झुका लिया। उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। यदि 5 चालों के भीतर एल्डर मुझे वश में कर लेता है तो मैं आज्ञाकारी होकर वापस चला जाऊंगा और पिल पवेलियन से बाहर कदम नहीं रखूंगा। अगर संयोग से जूनियर आधी चाल भी जीत जाता है तो कृपया एल्डर, मुझे मत रोकना। गोंग यू थोड़ा चौंकी, फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया। उसका दाहिना हाथ तलवार को म्यान में पकड़े हुए क्षैतिज रूप से घूम रहा था। प्रचंड क्यूई ने शून्य को झकझोर दिया, फिर भी वह अत्यंत भारी था। जू किनशून अपने पैरों पर तेजी से चल रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने कई प्रतिबिंब भी बनाए। हवा में उसके हाथों में अचानक कई चांदी की सुइयां आ गईं और उसके हाथों के जोरदार क्रॉस स्विंग के साथ चांदी की रोशनी की धारियां रात के आकाश में तारों की तरह फूट पड़ीं, हवा में एक दूसरे को काटती और टकराती हुई, अपनी दिशा बदलती हुई, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी के एक्यू पॉइंट्स पर सटीक निशाना साधती हुई। गोंग यू की अभिव्यक्ति कड़ी हो गई और उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ाया, जिससे उसके चारों ओर हवा से कई मीटर की दूरी तक तलवार खींची गई। ये गुप्त हथियार तकनीक अत्यंत चतुराईपूर्ण थी, फिर भी उसने अपनी अदम्य आंतरिक शक्ति से इसे तोड़ दिया। जोरदार क्यूई ने खींचा, जिससे चांदी की सुइयां बिखर गईं। सामने खड़ी युवती अबाबील की तरह पीछे हट गई। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे। किंगफिंग किनारे पर इस समय हालांकि गोंग यू का व्यवहार किसी भी मनुष्य जैसा ठंडा था, फिर भी उसके भीतर अहंकार छिपा हुआ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने मध्य तृतीय श्रेणी की तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया, बस चालों से ही उसका प्रतिकार किया।
पहली चाल को जू किनशुन ने लाइटफुट असैसिनेशन तकनीक का इस्तेमाल करके चतुराई से टाल दिया। दूसरी चाल बादलों के साथ हवा मुद्रा में देखने में सुंदर और भव्य थी, बेहद धीमी और आकर्षक, फिर भी तेजी से आई, जिसकी तीव्रता के कारण जू किनशुन के माथे और कनपटियों पर चुभन सी महसूस हुई। लड़की की आंखें और भी चमक उठीं। पीछे झुककर वह अपने बाएं पैर के सिरे पर संतुलन बनाते हुए आसानी से पीछे की ओर सरक रही थी। हालांकि तलवार की धार तेज थी, लेकिन वह हमेशा 3 इंच पीछे रह जाती थी, जिससे उसे सफलता नहीं मिल पाती थी। गोंग यू ने सिर्फ चालों से ही विजय पाने का मन बना लिया था, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस युवती की तकनीक भी इतनी परिष्कृत होगी। तलवार की गति धीमी पड़ गई, अब वह पहले जैसी प्रचंड नहीं रही। जू किनशुन की आंखें चमक उठीं, उसका दाहिना हाथ एक साथ जुड़ गया, उसकी पीली जेड जैसी उंगलियां तारों की रोशनी की एक परत से ढंकी हुई थीं, ठंडी और ठोस। अपने बाएं पैर के सिरे को धुरी और कमर को धुरी बनाकर वह अचानक घूम गई। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां फिर तलवार की धार को छू गईं। हल्की सी आवाज सुनकर गोंग यू की तलवार थोड़ी कांपी और उसी जोर से जू किनशुन उछल पड़ी, हवा में उछल पड़ी। गोंग यू तलवार तकनीक अत्यंत शक्तिशाली थी, लगभग बहते पानी की तरह, जो ज्वार के विरुद्ध वार करने वाली मारक चाल में परिवर्तित हो जाती थी। जू किनशुन हवा में हिली, उसका दाहिना हाथ थोड़ा अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, आंतरिक शक्ति की एक धारा बह रही थी, और दर्जनों मीटर की दूरी पर डैन पवेलियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक लकड़ी की कुल्हाड़ी को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया, जो उसकी ओर घूम रही थी, जिसे युवा लड़की ने अपने हाथ से पकड़ लिया, जबकि उसका बायां हाथ उसकी कमर से आगे निकल गया और उसने पंखे को उल्टा पकड़ लिया। ये पंखा, जो उसने अपने चाचा के साथ शराब पीते हुए शर्त में जीता था, बेहद मजबूत था। अब उल्टा करके देखने पर यह किसी कुंद खंजर या छोटी तलवार जैसा लग रहा था। जैसे ही लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी चीरती हुई, ब्लेड क्यूई के निशानों के साथ एक मर्दाना भव्यता बिखेरती हुई, मुने हुए पंखे वाला बायां हाथ पानी में घुसती मछली की तरह हिलता, सूक्ष्म रूप से घातक। नोबलबन कॉम पर और अधिक जानें। यिन और यांग, गोंग यू तलवार तकनीक के जोरदार क्यूई को पूरी तरह से बेअसर करते हैं। हालांकि बाद वाले ने ज्यादा आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, एक मध्य तृतीय श्रेणी के गुरु के रूप में, फिर भी नींव वहां थी। जू किनशुन के चेहरे पर हल्की लाली दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें और भी चमकदार हो गईं। एक चीख के साथ उसके हाथों ने यिन और यांग की गति को उलट दिया और सबसे पहले गोंग यू के उधर एक क्यू पॉइंट पर तिरछे निशाना साधा। प्रबल क्यूई आपस में गुंथ गई, शून्य में काल्पनिक छवियां बना रही थी। लकड़ी की कुल्हाड़ी का ब्लेड हल्का सा चमक उठा, उसके चारों ओर की हवा हिल गई और 1 मीटर लंबी, भव्य और प्रभावशाली क्यूई शक्ति में बदल गई। गोंग यू ने अपनी तलवार की धार को हल्के से झटका और तलवार की स्पष्ट झनकार के बीच धार क्यू तुरंत टूट गई। एक तेज फुसफुसाहट के साथ उस युवती ने अपना तहदार पंखा बाहर की ओर उछाला, जो गहरे रंग की क्यूई शक्ति की एक परत के साथ घूम रहा था। आश्चर्यजनक रूप से उसके चारों ओर एक दृश्यमान यिन यांग ऊर्जा क्षेत्र उभर आया। गोंग यू के पैरों के नीचे तलवार क्यूई जुड़ गई और ऊपर की ओर फट गई, जिससे यिन यांग ऊर्जा क्षेत्र चकनाचूर हो गया और तलवार ऊपर की ओर तहदार पंखे पर वार करने के लिए उठी। क्यूई बल बिखर गया और उन दोनों से बाहर की ओर फैल गया। गोंग यू के दाहिने हाथ ने तलवार को उसकी पीठ के पीछे सरका दिया, जबकि उसका बायां हाथ आंतरिक शक्ति से भर गया, जो समान रूप से आगे की ओर बढ़ रहा था। वहां बहुत तेज हवा चलने लगी, जो बिजली की तरह गरज रही थी। यदि वह मध्य तृतीय श्रेणी की आंतरिक शक्ति के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करता, तो इस हथेली के प्रहार के साथ पौराणिक पक्षियों की गूंजती हुई चीखें और हवा और आग का उछाल भी होता। अब भी ये काफी था। लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी का हैंडल टूट गया। जू किनशुन ने अपने दाहिने हाथ से हैंडल को हटाया और फोल्डिंग पंखा पकड़कर उसे तोड़ दिया और पीछे की ओर चली गई। उसका बायां हाथ, जो कि अनिच्छुक प्रतीत होता था, आगे बढ़ा। उसने अपनी तर्जनी उंगली को हल्के से थपथपाया और झटका, जिससे एक चांदी की सुई घूम गई, जो कि आंतरिक क्यूई तलवार की हवा से टकराई और गोंग यू की ओर बढ़ने वाला एक प्रक्षेप पथ बना। गोंग यू ने अपनी हथेली उठाई और चांदी की सुई को अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया। उनकी हथेली की शक्ति हवा को चीरती हुई समुद्र को विभाजित करती हुई दोनों ओर बढ़ रही थी और जमीन पर त्रिज्या के निशान छोड़ रही थी। जवान लड़की उतरी, अपने कपड़ों पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली, खैर, मुझे लगता है कि मैं ये राउंड जीत जाऊंगा। गोंग यू, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, वह चाहते हुए बोली। अपनी बात कहते हुए लड़की तेजी से चली गई। गोंग यू के साथ मुकाबला करने के बाद उसका दिल खुशी से भर गया था, मानो उसने बढ़िया शराब पी हो। फिर भी इस समय वह और भी ज्यादा शराब पीने के लिए उत्सुक थी। उसका हृदय अत्यधिक प्रसन्न था। फिर भी उसने शीघ्र ही वांग एनफेन की पूर्व में प्रदर्शित तलवारबाजी के बारे में सोचा, जिससे वह बहुत उत्सुक हो गई। क्यों न हम उनसे मुकाबला करने की कोशिश करें। गोंग यू ने बिना मुड़े केवल अपना सिर झुकाया और अपने हाथ की ओर देखा। उसकी पीली, जेड जैसी उंगलियों पर गहरे लाल रंग के रक्त की बूंदें दिखाई दे रही थीं।
अभी तक मध्य तृतीय रैंक नहीं, लेकिन बहुत मजबूत। चरम तरीकों पर विचार करें तो कोई व्यक्ति गंभीर व्यक्तिगत चोट की कीमत पर छठे रैंक के मार्शल कलाकार को भी मार सकता है। महिला ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर भी उसे जू किनशुन के बाहर जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि इस बार वह यहाँ अकेली नहीं थी। कुछ ही सेकंड बाद सफ़ेद वस्त्र पहने खुले बाल लिए एक महिला पीछे से आए। उसका व्यवहार बहुत शांत था। हाल ही में वश में की गई जू किनशुन, जिसने अपने साथियों से कहीं ज्यादा युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था, अब संयमित थी। चाहे लोअर थर्ड रैंक कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अपर थर्ड रैंक ग्रैंड मास्टर का सामना करते समय उनके पास जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं था। जू किनशुन जितनी भी प्रतिभाशाली थी, वह केवल 15 वर्ष की थी। अदृश्य क्यूई शक्ति द्वारा नियंत्रित लड़की आज्ञाकारी रूप से दान मंडप में लौट आई, मेज पर बैठी अपने सफ़ेद वस्त्रों में एक पेंटिंग की तरह सुरम्य दिख रही थी। महान बुजुर्ग ने उसे चुपचाप देखा और अचानक कहा, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक पर आना चाहेंगे? पुनश्च पहला अपडेट। जू किनशुन की पसंदीदा चीज़ें मार्शल आर्ट और शराब थीं। फिर भी आज दोनों को अपना जोड़ीदार मिल गया। ठंडे स्वभाव वाली महिला चुपचाप एक के बाद एक प्याले पीती रही। वह असाधारण रूप से सुंदर थी और खुद एक महिला होने के नाते जू किनशुन को भी यह स्वीकार करना पड़ा। सादे सफ़ेद कपड़ों में उसकी हर हरकत स्वाभाविक थी, बिना किसी दिखावे के। उसका हाथ उठाना ही उसकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन कर सकता था। और फिर भी इस सुंदर व्यवहार में अब वीरतापूर्ण साहस की झलक थी। उसकी गतिविधियों की आवृत्ति में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। मेज पर पहले से ही शराब के कई बर्तन रखे हुए थे। जू किनशुन की नज़र थोड़ी धुंधली हो गई और उसके हाथ में शराब का प्याला मेज से टकराया। जिंदगी में पहली बार उसे नशे का एहसास हुआ। उसका सिर लड़खड़ाया और वो मेज पर गिर पड़ी। महान बुजुर्ग ने नशे में धुत जू किनशुन को देखा और अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया। जैड रंग के शराब के प्याले से एक तीखी गंध आ रही थी, एक प्रकार की शराब की जिससे अधिकांश लोग बाघ की तरह डरते हैं। उसने अपनी हथेली उठाई और अंगूठा अपने होठों के पास ले गया। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, यहाँ तक कि बनिंग नाइफ शराब भी अब उतनी तीखी नहीं रही जितनी पहले थी। असंख्य तलवार पर्वत के सूत्र लोफ्ट के बाहर। वांग इनफेंग बड़े आराम से भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा खा रहा था, जो इस इलाके की एक खासियत है और असंख्य तलवारों वाले पहाड़ की तलहटी में नहीं मिलती। यह अफसोस की बात है कि जू किनशुन घायल हो गया था और उसे शराब पीने या मांस खाने की मनाही थी, और बेली फैंग और तोबा यू अपनी साधना में लगे हुए थे, इसलिए उनके पास यहाँ आने का समय नहीं था। कितनी शर्म की बात है। युवक ने भुनी हुई मछली का आखिरी टुकड़ा उठाया और उसे मुंह में डाल लिया। उसके होठों और दांतों के बीच फैले मांस के मनमोहक स्वाद का आनंद लिया, जो परतों में भरा हुआ था और उसकी स्वाद कलियों को छेड़ रहा था। वह खुशी से अपनी आंखें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। यह अभी भी मेरे दूसरे मास्टर के खाना पकाने से कहीं कमतर है, उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के साथ खुद को स्वीकार किया। हाल के दिनों में किंग फेंग एज में कई लोग आए थे, प्रसिद्ध रेंजर, घमंडी और अदम्य तलवारबाज, साथ ही महान बुजुर्ग की ही पीढ़ी के पुराने मार्शल कलाकार भी। पहले शांत रहने वाला हिडन स्वॉर्ड सेक्ट अचानक सांसारिक दुनिया की शोरगुल भरी आभा में बदल गया था। जैसे ही शाम ढली और चमकता हुआ चांद ऊपर लटका, किंगफेंग एज पर लाल लालटेनें चमकने लगी, जिससे छिपे हुए तलवार संप्रदाय का अलग आकर्षण लड़खड़ा गया और सामान्य स्तर पर आ गया। एक स्पष्ट तलवार की आवाज गूंजी जब किंगफेंग तलवार को दूर के पत्थर से फेंका गया, जो वांग इनफेंग के सामने जमीन पर मजबूती से गिरने से पहले हवा में 2 बार घूमी। जियू जिजाई उस पत्थर पर खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में शराब की एक बड़ी लौकी थी, जिसे वह थोड़ा हिला रहा था। उसके बाएं हाथ में एक और किंगफेंग तलवार थी, जो साधारण मगर तेज थी। एक घूंट पीने के बाद उसने वांग इनफेंग की ओर सिर हिलाया, जिससे युवक पर हमला करने का संकेत मिला। लिन कियाओफू और उसकी बहन एक तरफ हट गए। उस युवती की आंखें आगे बढ़ने वाले युद्ध की प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। 3 मूर्खों की तलवार वाली घटना के बाद से सूत्रा लॉफ्ट के सामने यह आम बात हो गई थी। वांग इनफेंग को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता थी जो उसे याद दिला सके कि 3 मूर्खों के साथ तलवारें चलाते समय उसकी मनस्थिति क्या थी, और जियू जिजाई तलवार संत द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी के बारे में बहुत उत्सुक था। हालांकि वह 70 से ऊपर के थे और अपनी किस्मत को समझने की उम्र तक पहुंच चुके थे, फिर भी मार्शल आर्ट के प्रति उनका जुनून बरकरार था। जियांगू में अगर उन्हें 1-2 उल्लेखनीय मूव्स मिल जाते तो वह बहुत खुश होते और कई दिनों तक उसमें डूबे रहते। अपने अद्भुत मार्शल आर्ट ज्ञान के साथ वह उन मूव्स को पूर्णता तक निखारते और फिर उनसे मेल खाने वाली नई तकनीकें ईजाद करते। आम लोगों की नज़र में ऐसे नीरस काम उसके लिए सबसे बड़ा सुख माने जाते थे। ऐसे चरित्र के साथ तलवारबाज की तलवारबाजी सीखने की उसकी उत्सुकता कैसे न होती। बादल जैसी शराब का एक बड़ा घूंट पीने के बाद अपने बाएं हाथ में तलवार लिए हुए बुजुर्ग ने इशारा करते हुए कहा, युवक आगे आओ। वांग इनफेंग खड़ा हो गया, उसका दाहिना हाथ तलवार की मूठ को पकड़े हुए था। कृपया सावधान रहें, वरिष्ठ।
एक हल्की सी चीख के साथ युवक आगे बढ़ा। उसकी किंगफैंग तलवार ने 72 तलवार तकनीकें प्रदर्शित की, जो बुजुर्ग की ओर वार करती हुई भयंकर तलवार की चमक बिखेर रही थी। जियू जिजाई, एक अपर थर्ड ग्रैंड मास्टर, ने अपने जीवन काल में वांग विनफेंग से ज्यादा तलवारबाजों का सामना किया था। श्री यंग द्वारा सिखाई गई 72 विधियां हालांकि शानदार थीं, लेकिन उस बुजुर्ग के अनुभव के सामने अपना असली असर पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पा रही थीं। इस तलवार तकनीक का आविष्कार स्वयं श्री यंग ने किया था। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल तलवारधारी विद्वान ही व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही करते हुए जियू जिजाई के साथ तलवारें पार करने में सक्षम हो सकता है। एक क्षण बाद बुजुर्ग की पकड़ ढीली होने के साथ ही बुजुर्ग के प्रहार से वांग विनफेंग की किंगफैंग तलवार उड़ गई, जबकि बुजुर्ग की लंबी तलवार एक साथ उठी और सीधे वांग विनफेंग के गले पर आकर रुक गई। तीक्ष्ण आचरण वाले इस बुजुर्ग का रूप जियांगू की कहानियों के उन महान तलवारबाजों जैसा था। उसकी आंखों की तेज चमक तुरंत गायब हो गई और जियू जिजाई ने अफसोस से अपना सिर हिलाया। उसने लापरवाही से तलवार पीछे फेंकी और एक फुफकार के साथ तलवार सीधे म्यान में जा धंसी। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, अभी भी कोई सुराग नहीं। ऐसा लगता है कि मैं, एक बूढ़ा आदमी, तलवार संत की तलवारबाजी को देखने के लिए नहीं बना हूं। वांग विनफेंग को पता था कि बुजुर्ग का क्या मतलब था। महान बुजुर्ग के जन्मदिन के भोज तक केवल 2 दिन शेष थे। 3 दिनों तक विचार का एक भी सूत्र न होने के कारण 2 दिनों के भीतर उस तलवार तकनीक में ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। किंगफैंग एज की चट्टान के ऊपर बेली फैंग ने अपनी आंखें खोली और अपने दाहिने हाथ से अपने घुटने पर रखे मोब्लेड के तेज किनारे को धीरे से छुआ। उसकी उंगलियां हल्के से फड़क रही थीं। एक स्पष्ट और मधुर सीटी की आवाज उठी, जो पहाड़ी हवा के साथ घुल मिल गई। उन्होंने केवल 3 दिनों तक तलवार पालन तकनीक का अभ्यास किया था। उनकी प्रतिभा केवल कहानियों में पाई जाने वाली अद्वितीय प्रतिभा जैसी नहीं थी, बल्कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से उन्होंने कुछ परिणाम प्राप्त किए, अपने हृदय से कई विचलित करने वाले विचारों को दूर किया। सैन्य परिवार का युवक दूर बादलों की परतों को देख रहा था। उसकी सांसें शांत और गहरी थीं। बादल उमड़ते और बिखरते रहे, लेकिन आकाश विशाल और नीला ही रहा। ये उमड़ते बादल अपने पीछे जरा भी निशान नहीं छोड़ पाए। वे सैन्य ग्रंथ, जिनका वह कभी तिरस्कार करता था, अचानक इस समय उसके मन में उभर आए। युवक को अप्रत्याशित रूप से एक दिव्य अनुभूति हुई। पढ़ने का उद्देश्य और अतीत के ऋषियों की अंतर्दृष्टि को पढ़ने के तुरंत बाद समझ लेना नहीं था, बल्कि वे स्वयं को व्यक्ति के हृदय में समाहित कर लेते थे, सही समय का इंतजार करते थे, व्यक्ति के अपने अनुभवों के साथ जुड़ जाते थे और अचानक सहानुभूति की गहरी भावना पैदा कर देते थे। एक बार समझ लिया तो समझ ही गया। इसे दूसरों को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल स्वयं ही इसे सही मायने में समझ सकता है। युवक की आंखें अथाह गहरी हो गईं। उसका हृदय स्वच्छ आकाश के समान था। एक सैन्य परिवार के रणनीतिकार की शांति सभी भावनाओं को काट देने से पैदा हुई एक उदासीनता नहीं थी, बल्कि मन की एक ऐसी स्थिति थी जो हर चीज से परे थी। अनुभव की गई चीजें, भावनाओं के उतार चढ़ाव, बादलों और धुंध की तरह आकाश में घूमते तो हैं, लेकिन उसमें सच्चे निशान नहीं छोड़ पाते। चाहे हवा कितनी भी तेज हो या बारिश कितनी भी तेज हो, धुंध के ऊपर असली आकाश शांत नीला ही रहता है। क्या खुशी मेरे दिल में है? नहीं। क्या ये क्रोध है? नहीं, दिल तो दिल है। उसकी निगाहों में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, लेकिन बेली फैंग की मनस्थिति धीरे धीरे बदल गई थी। बादल अचानक जोर से लुढ़के, मानो उनके पीछे कोई विदेशी जानवर छिपा हो। घने बादल तेजी से दोनों ओर बिखर गए और एक विशाल पक्षी बादलों की परत को चीरता हुआ निकला। उसके पंख अभी भी बादलों की भाप के गुच्छों में उलझे हुए थे। पक्षी के तेज गति से दूर तक पहुंचने के बाद ही भाप बहकर गायब हुई। बेली फैंग की शांत आंखों में वह विशाल पक्षी प्रतिबिंबित था। उसने उसका विशाल आकार, पंख और शरीर की जटिल लकड़ी की बनावट देखी। उसने एक बूढ़े आदमी को उसके ऊपर खड़ा देखा और उसका भयभीत चेहरा उसकी दृष्टि के क्षेत्र में करीब आता जा रहा था। युवक का चेहरा अचानक कठोर हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या बकवास है! ऐसा लग रहा था जैसे बेली फैंग के शरीर में स्प्रिंग लगे हों। वह जमीन से उछल पड़ा, चीखने लगा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उड़ने वाली चीज से भला कैसे आगे निकल सकता था। उसने बस 2 कदम ही पीछे हटे थे कि विशालकाय यांत्रिक पक्षी सीधे उसके पीछे जमीन पर आ गिरा। बल बहुत तेज था, जिससे एक ठोस विस्फोटक लहर उठ रही थी। अगर बेली फैंग की मार्शल आर्ट की क्षमता न होती तो वह बेहोश हो सकता था। फिर भी युवक पीछे की ओर उड़ गया, 4 या 5 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा तथा लगभग 8 टुकड़ों में बंट गया। बेली फैंग का वीर चेहरा विकृत हो गया और वह सदमे से हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथ में पकड़ा हुआ खतरनाक मोब्लेड ढीला पड़ गया, खनकता हुआ और जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने शरीर को बाईं ओर घुमाया। उसका दाहिना हाथ कांप रहा था जब उसने अपने नीचे से एक चीज निकाली। ऊपर देखा
तो उसने देखा कि वह एक मुट्ठी भर गोल पत्थर था जो उसके नितंबों के दाहिने हिस्से के नीचे आराम से धंसा हुआ था। बेली फैंग का मुंह खुला और बंद हुआ और फिर नीचे से क्रोध की एक लहर उठी जो उसके अंदर भड़क उठी। उस सैन्य रणनीतिकार की मानसिकता को नरक में भेज दो, स्वच्छ आकाश जैसे हृदय को नरक में भेज दो। युवक ने पास में पड़े मुंह ब्लेड को छीन लिया और धमकी भरे अंदाज में हंसते हुए उठा और लंगड़ाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ा जो अपने कपड़े ठीक कर रहा था। तुम बूढ़े मूर्ख! पुनश्च दूसरा अद्यतन। बेली फैंग का गुस्सा सुनकर बुजुर्ग ने ऊपर देखा, एक पल के लिए सोचा और फिर उसे याद आया कि जब उसका मैकेनिकल बड खराब हो गया था तो उसके सामने एक युवक खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह तो उसके ठीक सामने है। उसके विचार कुछ हद तक कठोर थे और अब जाकर उसके वृद्ध चेहरे पर एक क्षमा प्रार्थी भाव प्रकट हुआ जो काफी अजीब भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी लकड़ी की गुड़िया ने माफी लिखा चेहरा बना लिया हो। उसकी प्रतिक्रियाएं कई पलों की देरी से आ रही थीं, जिससे वह बहुत ही असत्य लग रही थी। अगर उसके सामने वांग गनफेंग होता तो शायद वह इतना हंगामा न करता। वांग गनफेंग हमेशा दूसरों का लिहाज करता था, लेकिन उसके सामने वाला आदमी रणनीतिकार होने की सबसे कम संभावना वाला था और बेली फैंग माफी मांगने के लिए जरा भी तैयार नहीं था। दांत पीसते हुए वह अचानक आगे बढ़ा, उसका मुंह ब्लेड उसकी उंगलियों के बीच घूम रहा था, फिर उसकी पीठ के पीछे थाम लिया। अपनी कमर को धुरी बनाकर उसने ब्लेड को क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे उसके चाप में एक तेज झोंका आया और अचानक उसे बुजुर्ग के नितंबों की ओर पटक दिया। बेली फैंग के विचार सरल थे, या यूं कहें कि वह युवक संपूर्ण किनसेना के सीधे सादे मूल्यों को मानता था। मैं अपने चेहरे की परवाह करता हूं। यदि आप क्षमा मांगेंगे तो मेरा पलटवार करना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगेगा, इसलिए बेहतर है कि आप माफ़ी मांगने से पहले ही आपको एक झटके में पीट दिया जाए। बेहतर होगा कि आपको इस हद तक पीटा जाए कि आप माफ़ी मांगने लायक भी न रह जाएं। 27 वर्षीय जनरल, जिसने दुश्मन की सीमाएं तोड़ दी थीं, को महान किन की 700 लौ घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने और उनके बीच से रास्ता बनाने का बहाना मिल गया था। जब वह युवा जनरल चान्यू के सुनहरे तंबू में शान से बैठा तो उसके चेहरे पर सौम्य भाव थे जो गंभीरता से यह बता रहे थे कि वह सीमा दर्रे पर लूटी गई 3 मोटी भीड़ों के लिए न्याय मांगने आया है। कौन जाने ज़ियोनेग्नु नेता क्या महसूस कर रहा होगा। जैसे ही मोब्लेड क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा, ठीक जब युवक अपना बदला लेने ही वाला था, बुजुर्ग अपनी अकड़न भरी चाल से एक तरफ हट गया और हमले से बाल बाल बच गया। मिलिट्री परिवार एक ठोस हमले के लिए शक्ति संचय करने में माहिर था। बेली फैंग आगे बढ़े, उन्होंने अपने मोब्लेड को दूसरी दिशा में मोड़कर बुजुर्ग पर क्षैतिज रूप से वार किया, जिससे उनकी गति 3 गुना बढ़ गई। बुजुर्ग फिर से चकमा दे गया और बुजुर्ग और जवान किंग फेंग एज पर उलझने लगे। देखने वालों को बुजुर्ग की हरकतें अकड़ रही थीं, उसका चेहरा बेचैन था मानो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जवान बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। उसकी मोटी भौहें ऊपर उठी हुई थीं, वह गुस्से में था। उसकी मोब्लेड तकनीक काफ़ी तेज थी, हालांकि उसकी चाल ढाल की तकनीक में कुछ समस्या लग रही थी और वह कुछ हद तक ढीली थी, जो अफसोस की बात थी। पलक झपकते ही उसने 17-18 चालें चल दीं। जैसे ही बेली फैंग की धार फिर से नीचे उतरी, बूढ़ा आदमी पीछे हटा, लेकिन गलती से लड़खड़ा गया। उसी क्षण बुजुर्ग पर केंद्रित आंतरिक क्यूई की एक प्रबल लहर बहुत आक्रामक रूप से बाहर की ओर उठी। बेली फैंग के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं था और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया और फिर वह जोर से जमीन पर गिरा। युवक का चेहरा मुड़ गया और बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले तो स्तब्ध था, उसके हाथों की ओर देखा और अचानक समझ गया। फिर दौड़कर उसके पास गया और संकोच से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। बेली फैंग ने मुंह बनाया और मन ही मन बुजुर्ग की तरफ देखते हुए कोसने लगा। उसने देखा कि काले घेरों से घिरी 2 आंखें थीं, कुछ धुंधली और खाली, और एक पुराना चिकना कपड़ा पहने हुए कुछ मैला कुचैला सा लग रहा था। बुजुर्ग ने बेली फैंग को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और उस युवक को धूल चटाते हुए लगातार माफी मांगता रहा। इतने बुजुर्ग को इस तरह मेहनत करते देख बेली फैंग का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने बदला लेने के अपने ख्यालों को शांत करते हुए आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं बेली फैंग हूँ। युवा आदमी, आपका नाम क्या है, बूढ़े महोदय? बोलते हुए उसने उस जगह को हल्के से रगड़ा जहां उसे चोट लगी थी। उसके गाल हल्के से फड़क रहे थे। उसकी चिड़चिड़ाहट अभी कम नहीं हुई थी और उसके शब्द काफ़ी तीखे निकले, लेकिन बुजुर्ग ने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, बस हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम फूमो है, मैं फूफैंग अकादमी से हूँ। फूफैंग अकादमी सुनकर बेली फैंग पहले तो सख्त हो गया, फिर अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। अचानक उसे याद आया कि उसके मालिक ने जाने से पहले क्या कहा था। उस समय वह मांसल आदमी बोलते समय अपने माथे की ओर इशारा कर रहा था। उसकी 2 उंगलियां खुरदरी और सख्त थीं। इस यात्रा पर आपको मास्टर फूमो के साथ यात्रा करनी है। बूढ़े आदमी ने मेरा बहुत साथ दिया है और जब आप उनसे मिलें तो आपको अत्यंत सम्मान दिखाना होगा और एक कनिष्ठ होने के नाते शिष्टाचार का पालन करना होगा, अन्यथा आपको डंडे से मारा जाएगा।
युवा मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी जब उसने अपने सामने खड़े बुजुर्ग को देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर कोई साया छा गया हो। धिक्कार है स्वर्ग, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? डॉट 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 डॉट। एक अराजक मुठभेड़ के बाद और खबर सुनने के बाद वहां पहुंचे वांग गनफेंग तथा अन्य लोगों के स्पष्टीकरण के बाद बुजुर्ग को बेली फैंग की पहचान समझ में आ गई और यह भी कि युवक उसके बाद इतना संयमित क्यों था, लेकिन फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस यही सोचा कि चूंकि उसका मैकेनिकल बट खराब हो गया था और लगभग किसी को टक्कर मार ही देता, इसलिए स्वाभाविक है कि दूसरे उसे डांटें। उसे डांटने की बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर बात शारीरिक फटकार की भी हो तो उसे ईमानदारी से वहीं खड़े होकर उसे सह लेना चाहिए। स्थिति तो स्थिति है, लेकिन इसका सही या गलत से क्या संबंध है? जब गलतफहमी दूर हो गई तो सब जानने को उत्सुक थे कि प्रसिद्ध यांत्रिक पक्षी जो उड़ते हुए चील तक का पता लगा सकता था, कैसे खराब हो गया। बुजुर्ग ने कुछ शर्मिंदा होकर अपने बिखरे सफ़ेद बालों को खुजलाया और कहा, इसका सामना एक वर्षा बादल से हुआ और इसने वर्षा से बचने के लिए बादलों की परत से ऊपर उठने का निर्णय लिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक तूफानी बादल था, वास्तव में एक भयंकर तूफान था। बुजुर्ग ने आह भरी, मानो पिछले अनुभव को याद करके अपनी गर्दन सिकोड़ ली। जैसे ही बेली फैंग उसे दिलासा देने वाला था, उसने बुजुर्ग को ये कहते सुना, इसने मेरे कपड़े लगभग बर्बाद कर दिए। अगर मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी जन्मदिन समारोह में शामिल हूं तो ये बेहद अपमानजनक होगा। बेली फैंग की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई और उसकी सांस लगभग रुक गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि हालांकि यह बूढ़ा आदमी कुछ हद तक बुरा लग सकता है, एक मध्य तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उसकी स्थिति वास्तव में ठोस थी और यह उससे काफ़ी अलग थी जिसके बारे में उसने चिंता की थी। उसकी नज़र एक बार फिर बूढ़े आदमी के कपड़ों पर लगे दागों पर पड़ी और वह खुद से कुछ बुदबुदाने लगा। बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुए कपड़ों की तुलना में ये स्थिति शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। फूफेंग अकादमी के एक गुरु और मार्शल आर्ट्स में एक प्रसिद्ध मध्य तृतीय श्रेणी के विजेता होने के नाते स्वाभाविक रूप से किंगफेंग एज पहुंचने पर संप्रदाय के नेता झूलिंग से औपचारिक रूप से मिलने गए। पिछली पीढ़ी के प्रतिष्ठित वरिष्ठों के बीच ऐसी बैठकों में आमतौर पर युवाओं को साथ लाना शामिल नहीं था। हालांकि जब किंगफेंग एज के शिष्य उन्हें निमंत्रण देने आए तो फूमो ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उसकी नज़र बेली फैंग, वांग गनफेंग और अन्य दो पर पड़ी। अंततः बेली फैंग पर आकर रुकी जब उसने 2 बार खांसते हुए कहा, बेली, मेरे साथ आओ। इस प्रकार बेली फैंग ने बड़े आदमी का पीछा किया और अपने पीछे भ्रम की एक लकीर छोड़ गया। जू किनशुंग, जिसे आखिरकार ताज़ी हवा लेने का मौका मिला, दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसने गौर किया कि कैसे बुजुर्ग सहज रूप से बेली फैंग से 2 कदम पीछे रह गए, जिससे चौड़े कंधों वाले युवा मार्शल परिवार के सदस्य को किंगफेंग एज के शिष्यों को रोकने का मौका मिल गया। लड़की की आंखों में एक चिंतनशील भाव था जब उसने वांग गनफेंग की ओर मुड़कर कहा, यह मास्टर थोड़ा डरपोक लगता है। वांग गनफेंग ने सिर हिलाया। उसकी नज़र बगल में पड़े टूटे हुए यांत्रिक पक्षी पर पड़ी। वह पक्षी पहले बारिश में भीगा था, फिर 2-3 हजार ऊंचे गरजते बादल में बदल गया, जोरदार प्रहार से गिरा और किंगफेंग एज की चट्टान की चोटी पर जा गिरा। भले ही वह असाधारण सामग्रियों से बना था, अब वह एक बिखरी हुई गंदगी में तब्दील हो गया था। आम लोगों ने अब तक इसे त्याग दिया होता, लेकिन फूमो बड़ी मेहनत से मैकेनिकल बट के हर टुकड़े को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें उनकी मूल स्थिति में व्यवस्थित कर रहा था, मानो मैकेनिकल बट कोई मृत मार्शल आर्टिस्ट हो जिसे रिश्तेदारों और दोस्तों ने साफ कर दिया हो और जो चुपचाप दफनाए जाने का इंतजार कर रहा हो। उस डरपोक से दिखने वाले बुजुर्ग की ओर फिर से देखते हुए युवक की आंखों में एक अजीब सा भाव था जब उसने कहा, शायद मास्टर फू की नज़र में ये यांत्रिक पक्षी किसी इंसान से कहीं ज्यादा प्रिय है। पुनश्च 3 शुरुआती समर्थकों और उनके उदार पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते से अतिरिक्त अपडेट शुरू होंगे, हर हफ्ते कम से कम एक अतिरिक्त अपडेट। डिजिटल रूप से अक्षम लोगों का एक वादा।